अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, गर्मी बढ़ रही है और इस गर्मी में ना अब हीट स्ट्रोक है और ये हीट स्ट्रोक जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। अच्छा, अब जब लोग इफ़ेक्ट होते हैं तो उनको समझ नहीं आता, सडन उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है, सडन उनको बुखार और फिर उनके हाथ और पाँव में दर्द शुरू हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि बहुत ज़्यादा उनको बुखार हुआ होता है। अच्छा, इस कंडीशन में जो है, जब बुखार हो तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जब आपको लू लग जाती है और गर्मी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पर यूजुअली ये प्रॉब्लम सामने आता है कि थोड़ी देर के लिए आप डल फील करते हैं, आपकी स्किन पर रैश आता है और उसके बाद जो है आपको बुखार चढ़ जाता है। तो आप हीट स्ट्रोक से बचिए, गर्मी से बचिए, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जिस तरीके से आपको लगता है ना कि आपको पानी के इस इस्तेमाल में वाटर इनटेक कितनी रखनी चाहिए उतनी रखें, क्योंकि लोग यूजुअली ये बात कर रहे होते हैं कि 7 से 8 ग्लास आपने दिन भर में पीना है, लेकिन समहाउ बहुत सारे लोग जो है इस बारे में बात करते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और अगर वो किडनी पेशेंट हैं तो उनको इस बारे में डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करना चाहिए, ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि भाई हम कितना पानी जो है वो दिन भर में पी सकते हैं, कितना पानी जो है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई, हमने जो बात की कि जो गर्मियों की इनटेक है उसके हवाले से हमने बात कर ली, बट समहाउ अब मैं आपके साथ में जो है वो जिक्र करती हूँ कि आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपके साथ में अब बात शेयर करने जा रही हूँ कि जो दही का इस्तेमाल है, कल भी आपने देखा होगा कि मैं इस बारे में फोकस करी थी, इस बारे में बात करी थी कि दही का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा जी, गर्मियों में अगर आप लोग दही खा रहे हैं तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप किडनी पेशेंट हैं या फिर आप दमे के मरीज़ हैं तो भी आप दही से जो है वो ज़रा इज्तनाब करें और दही ज़रा कम खाएं या फिर अपनी डॉक्टर से पूछ कर खाएं। अच्छा, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी दही का जो इस्तेमाल है वो ना करें, दही का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि उसके अंदर फ़ैट होता है और इस वजह से दही जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है, उसकी वजह से आपको मसाइल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि जी दही के तो बड़े फ़ायदे हैं। जी हाँ, दही के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है और हर चीज़ का नुकसान भी होता है। अच्छा, अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि अच्छा दही कौन सा होता है। अच्छा जी, अच्छा दही वही होता है ना हमारे और आपकी नज़र में जो कि खट्टा ना हो और फिर जिसके अंदर जायका हो, लेकिन जो थोड़ा सा सोर कर्ड होता है ना, यानी जो थोड़ा सा खट्टा दही होता है, एक्चुअल में दही वही होता है और उसके अंदर क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी उसके अंदर खटास होती है, वही वो दही होता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, जो हमारे लिए जो है वो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है और हमारे जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन है, सबसे ज़्यादा हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो बहुत सारे लोगों को मैं यही एडवाइस करूँगी कि जो थोड़ा सा खट्टा दही होता है, ज़्यादा नहीं, वो ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपको हाजमे के लिए अच्छा है, गट हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये तमाम तर जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी मैंने आपके साथ में शेयर किए दही के, और मैंने आपको फ़ायदे भी दही के बताए कि दही जो है वो कौन लोग खाएं और कौन से लोग नहीं खाएं। अच्छा, अब जो लस्सी का इस्तेमाल होता है ना, तो लस्सी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल इस तरीके से करना है कि आपने दिन में मगरिब से पहले लस्सी का इस्तेमाल करना है और दिन भर अगर आपको लगता है कि आप लो फील कर रहे हैं तो आपने दही की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर लेनी है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करें जो प्रोसेस डब्बा होता है दही का, जो हम खोल के खा रहे होते हैं और बड़े मज़े से हम कहते हैं जी ये बड़ा ज़बरदस्त दही है, ये फ़लाँ ब्रांड का है, ये फ़लाँ ब्रांड का है, बट नहीं, कोशिश करें कि कहीं से, वैसे तो नायाब हैं ऐसी चीज़ें, कोशिश करें कि कहीं से अगर ताज़ा दही मिल जाए और अच्छा दही मिल जाए तो उसको खाएं और गर्मियों में जो है वो अपनी रूटीन इस हवाले से जो है दही के हवाले से आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं कोई चीज़ इसमें मिस कर रही हूँ, कोई पॉइंटर मैं मिस कर रही हूँ तो डेफ़िनेटली मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। हाँ, एक और चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि आँखों के लिए क्या दही बेनिफिशियल है? बिल्कुल बेनिफिशियल होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन जो हिकमत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इवेंचुअली इसकी वैसे तो तासीर ठंडी होती है, लेकिन इसमें जो है कुछ ना कुछ गर्माहट होती है, जिसकी वजह से दीगर भी इश्यूज़ होते हैं। तो अगर आप दही खाना चाहते हैं, उसको एक मिकदार में खाएँ और रोज़ाना
रोज़ाना की बुनियाद पर दही कंज्यूम ना करें, रोज़ाना की बुनियाद पर दही ना खाएं, क्योंकि अगर दही के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो कुछ कुछ नुकसान हैं उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी मरीज़ हैं, जो कि ऑलरेडी पेशेंट्स हैं। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं जी, हम इतनी ढेर सारी बातें जो है वो हमने कर ली हैं, अब कुछ हम बात करते हैं। मैं सोच रही हूँ पहले आप लोगों के साथ में सिटी अपडेट शेयर करूँ, या फिर मैं ये सोच रही हूँ जो है वो आप लोगों के साथ में बाकी दीगर चीज़ें जो है वो शेयर करूँ। तो चलें पहले जो है वो हम कुछ बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि जी हमारे शहर में जो है वो क्या चल रहा है। अच्छा, फ़्लाइट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम फ़्लाइट्स की तरफ बढ़ते हैं तो फ़्लाइट्स में जो है वो सबसे पहले आपको बताएंगे कि भाई कौन सी फ़्लाइट कैंसिल हुई है, कौन सी फ़्लाइट जो है वो जा रही है, कौन सी फ़्लाइट जो है वो टाइम पर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। और क्या चल रहा है जी, क्या चल रहा है ये आपको बताते हैं कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो शो है वो क्या हो रहा है कि जी मुसाफिरों को फ़्लाइट शेड्यूल मालूम करने में उसका जो है वो मुश्किलात का सामना है। यानी कि जो ऑनलाइन हमारे लोग हैं, जो ऑनलाइन चाहते हैं कि वो जो है वो मालूमात हासिल करें कि भाई कौन सी फ़्लाइट जो है वो जा रही है, कौन सी फ़्लाइट आ रही है, पीएए का जो पेज है वो ही नहीं खुल रहा है, उसके अंदर ही प्रॉब्लम है, उसमें ही कोई एरर आ रहा है, लिखा हुआ है ना सामने कि पेज नॉट फाउंड। तो भाई ये शिकायत हैं जो कि मौसूल हो रही हैं कि भाई जो हमारे सिविल एविएशन के मामलात हैं उसकी ये साइड है पीएए, और वही जो है सही काम नहीं कर रही है। तो फिर किस तरीके से जो शहरी हैं वो अपना फ़्लाइट शेड्यूल पता कर सकेंगे, किस तरीके से जो शहरी हैं वो अपने मामूल के मुताबिक जो है वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर जो है वो एक और इशू डिस्कस करते हैं। इट्स अबाउट ज्वेलरी। भाई ज्वेलरी, सोना, जी हाँ, सोना जो है वो हो गया है महंगा। और सोना कितना महंगा हो गया है ये मैं आपको बताती हूँ कि आलमी मार्केट में सोना $116 सस्ता होकर $3,338 फ़ी औंस तक गिर गया। एक तोला सोना एक ही दिन में पहली बार 11,700 रुपये सस्ता हो गया। एक तोला सोना घटकर 3,52,000 रुपये तक गिर गया। 10 ग्राम सोना 10,031 रुपये कमी से 3,17,183 रुपये तक गिर गया। एक तोला चांदी 16 रुपये कमी से 3,457 रुपये पर आ गई है। जनाब ये तो सारी सूरत हाल चल रही है। अब वी हैव व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है, दालें हैं हमारे पास, और आपने ग्रॉसरी करने जाना होगा। और रोज़ ये बात जब मैं आपको बताती हूँ ना तो यकीन करें, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हाँ आपके प्राइस सुन के, कमिश्नर कराची के रिटेल प्राइस सुन के ना तो हम जाते फिर और फिर ग्रॉसरी करते। तो दाल माश क्या है, दाल माश के प्राइस क्या हैं? दाल माश के प्राइस हैं 405, रिटेल प्राइस हैं 425। मूंग की दाल जो है वो 310, इसके अलावा 325 जो है उसके रिटेल प्राइस हैं। मसूर की दाल के होलसेल प्राइस हैं 250, और उसके अलावा जो है फिर हमारे पास रिटेल प्राइस हैं 262। दाल चना जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 340, रिटेल प्राइस हैं 355। काबली चना जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 310, और फिर रिटेल प्राइस जो हैं वो 325 हैं। तो ये जो है दाल माश के प्राइस हो गए। नाउ व्हाट वी हैव मटन, एग, चिकन एंड बीफ। अच्छा जी, ये क्या क्या प्राइस है इनके और क्या क्या मिल रहा है ये मार्केट में, लेकिन हमारे पास तो स्टैटिक रेट्स हैं। आपकी आसानी के लिए मटन है 2,000 रुपये, बस 2,000 रुपये। जनाब महंगाई का हाल देखें जी। अच्छा, अंडे जो हैं वो 260 रुपये दर्जन है, चिकन जो है वो 650, और बीफ बछिया 1150। वैसे मैं मटन बीफ नहीं खाती तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन चिकन के जो प्राइस हैं वो थोड़े से यहाँ जाके लगते हैं, क्योंकि जो चीज़ खाता है उसको वो चीज़ वाकई उसके बारे में जानना चाहता है कि कौन सी चीज़ महंगी होगी है। अच्छा, अब जो है वो कुछ बात करते हैं हम, सेल कहाँ कहाँ लगी है। तो गर्मियों का मौसम है, लॉन की कुर्तियाँ आ गई हैं, और आप देख रहे हैं लोगों के पहनावे चेंज हो गए हैं, लोगों के खाने चेंज हो गए हैं। तो भाई सेल भी तो लगनी है, और सेल जो है वो खाड़ी पे लगी हुई है 70% ऑफ। तो इट्स अ गुड चांस कि आप जाएं और वहाँ से जाके 70% ऑफ पे ये कुर्तियाँ जो हैं वो पिक कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से ये कुर्तियाँ जो हैं वो आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अगर 50% पर भी कोई चीज़ आपको मिल रही है तो दैट्स गुड इनफ। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास लाइमलाइट पे लगी हुई है 40% सेल। अच्छा जी, लाइमलाइट पर है 40% सेल, और लाइमलाइट की जो 40% सेल है इसमें जो है वो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें जो है वो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको नए नए ये बैग्स भी देखें रखे हुए नज़र आ रहे हैं, आपको यहाँ पर नए नए कलर्स और नए नए जो है वो कपड़े भी रखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इट्स गुड कि लाइमलाइट पर जो है 40% ऑफ है, और वहाँ पर जो शॉर्ट कुर्तियाँ होती हैं वो भी आपके बहुत काम आ सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
नेक्स्ट हमारे पास है टोटका। अच्छा, नेक्स्ट टोटका जो है वो क्या है कि अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या किया जाए। तो उसके लिए एक अच्छा और मौसर टोटका ये है कि बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ जाता है कि खाने में हो गया नमक तेज़, तो ये एक मौसर टोटका है। आप क्या करें, आलू शामिल कर लें। दैट्स रियली ग्रेट कि आप आलू शामिल कर लिया आपने। खाने में 1 या 2 आलू छीलकर बड़े टुकड़ों में काट कर शामिल कर दें और कुछ देर पकने दें। आलू नमक जज़्ब कर लेते हैं, जिससे खाने का जायका मुतवाज़न हो जाता है। और आखिर में फिर आपने क्या करना है, आलू निकाल कर फेंक दें और अगर चाहें तो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इट्स अ गुड टिप भाई, ये बड़ी अच्छी टिप मुझे लगी है कि जो है ना, हाँ, इसके बाद मुझे ये बड़ी अच्छी टिप लगी है कि भाई आप आलू शामिल कर लें और नमक जो है वो थोड़ा कम फील होगा। अच्छा जी, आपने भी ये ट्राई करना है घर पे और बताना है। अच्छा, व्हाट वी हैव नेक्स्ट। अब जी पूरी दुनिया में हर दिन कोई ना कोई आलमी दिन मनाया जा रहा होता है और हमारी कोशिश ये होती है कि इस हवाले से आपको अपडेट करें, इस हवाले से आपको बताएं कि दुनिया भर में कौन से आलमी दिन जो हैं वो मनाए जा रहे हैं। तो जी आज 2 मेन इंटरनेशनल डेज़ जो हैं वो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। और ये 2 दिन जो हैं वो इस तरह से हैं कि ये 2 दिन हैं, डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। अच्छा, इसके अलावा जो है वो है गर्ल्स इन आईसीटी डे विद द थीम गर्ल्स इन आईसीटी फॉर इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों इंतहाई अहम दिन हैं और इस दिन की मुनासबत से जो बातें की जाती हैं उसमें डेफिनेटली जो गर्ल्स के लिए कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि टेक की जो फील्ड है उसके अंदर उनको अपना लोहा मनवाना है। इसके अलावा जो मल्टीलैटरलिज्म है ये इसलिए है कि उनके लिए कसीरुज्जहती और सिफारतकारी का ये आलमी दिन है, जिस दिन तमाम ममालिक को बैठ के ये कोशिश करनी चाहिए कि मिल बांट कर आप ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका ख़ात्मा कैसे कर सकते हैं, कैसे आप जो है वो फ़िज़ा को शफाफ बना सकते हैं, किस तरीके से अगर पेंडेमिक की सूरत हाल है तो मिल बांट कर आप ये मसला हल कर सकते हैं। और फिर ये जो खुसूसी दिन है ना अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये खुसूसी दिन 12 दिसंबर 2018 को कायम किया गया था और इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी का ये दिन पहली दफ़ा 2019 में जो है वो मनाया गया। आज 2 इम्पॉर्टेंट दिन हैं। लड़कियों के हवाले से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल डे जो है आईसीटी फॉर इंक्लूसिव डिजिटल फॉर्मेशन के हवाले से मनाया जा रहा है ताकि लड़कियों के अंदर इस सलाहियत को उभारा जा सके कि लड़कियाँ किस तरीके से इस फील्ड में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। आज दुनिया भर में ही जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी लड़कियां हैं उनको इस बात की तालीम दी जा रही है कि आप किस तरह से आगे बढ़कर इस फील्ड में भी आगे आ सकती हैं। और क्योंकि बहुत सारे ये इश्यूज़ होते हैं ना कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती या लड़कियां उस तरह का काम नहीं कर सकती, तो बिल्कुल आज के दिन भी ये अवेयरनेस का दिन है कि भाई लड़कियां जो हैं चाहें तो मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं, न सिर्फ बल्कि अब जो एआई इंटेलिजेंस का दौर है इसमें भी आगे बढ़कर काम कर सकती हैं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो टेक्नोलॉजी के अंदर ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेशन की सूरत हाल है उसमें भी अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो ये तो था जी वर्ल्ड इंटरनेशनल डेज़, जो 2 अहम दिन थे कि आपने जो है वो मल्टीलैटरलिज्म और पीस डिप्लोमेसी से काम लेना है और इसके अलावा जो लड़कियों का शोबा है उसके अंदर आपने आगे बढ़ना है और आपने जो आईटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर काम करना है। और आज इस हवाले से तकरीबात भी मुनक्किद की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे वेमेंस एसोसिएशन हैं जिन्होंने उस तरह की लड़कियों को इनवाइट किया है जिनका इंटरेस्ट इस फील्ड में है। अच्छा जी, तो यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेयर करेंगे आपके साथ में ढेर सारी टॉप स्टोरीज़। और आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं ये देखने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि आ रहे हैं हम बस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ आपको आम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल होने पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। अहम इजलास, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इक़दाम के बाद कौमी सलामती कमेटी का ये इजलास आज तलब किया गया है। इंतहाई अहम इजलास है ये और इस इजलास के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। वज़ीर दिफा का कहना था कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दाम के खातिर खा जवाब का फैसला किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक भारत ने जो इशू उठाए हैं वो मीटिंग में डिस्कस करेंगे। भारत सिंध तास मुआहदे को इस तरह मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत शामिल नहीं, दीगर भी शामिल हैं। उनका कहना था कि भारतीय इक़दाम का पाकिस्तान की तरफ से जामे जवाब दिया जाएगा, जिस तरह अभिनंदन के वक्त जवाब दिया गया था। इस बार भी 100% जवाब देने की भरपूर पोजीशन में है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभिनंदन के वक्त जो जवाब दिया था वो तारीख का हिस्सा है। भारत बहुत अरसे से सिंध तास मुआहदे से निकलना चाह रहा है।
भारत में जो वाकया हुआ वो काबिल मजम्मत है। भारत का चेहरा खुलकर सामने आ रहा है। आज ये अहम इजलास है। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल होने पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। आज बड़ी बैठक है, आज बड़ी मीटिंग है। अच्छा जी, अब एक और कि कराची से है और कराची से ये खबर है कि शादी में हवाई फायरिंग हुई है और छत पर खड़ी खातून जो है वो जाँ बहक हो गई हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। जितनी हम इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई कराची के हालात ख़राब हैं, वहाँ अपने तौर पर भी लोग जो हैं वो किसी तरीके से बाज नहीं आ रहे होते। खबर कुछ इस तरह से है कि कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 11D में शादी की तकरीब हुई जहाँ पर हवाई फायरिंग की गई और एज़ यूजुअल ये वही मामला है कि शादी की तकरीब हुई होगी, खुशी में हवाई फायरिंग की गई और जाके खातून को जो है वो गोली लग गई। अच्छा जी, उसके बाद जो अपडेट है उसके ऊपर यही है कि ऐसा भी और लियारी में भी एक वाक़या हुआ है कि अंधी गोली से एक शख्स जो है वो ज़ख्मी हुआ और फिर दूसरी जानिब लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में नामालूम सिम से गोली लगने से एक शख्स भी ज़ख्मी हो गया है। अच्छा जी, ये तो तमाम तर जो वो खबरें हैं और टॉप स्टोरीज़ हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। नाउ वी हैव आजिज़ भाई और मेराज भाई, हमारे जो सीनियर करस्पॉन्डेंट्स हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, दुआएं ज़बरदस्त। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, खबरें जो है ना वो एक्सटर्नल भी बड़ी सारी हैं और इंटरनल भी बड़ी सारी हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप जो है ज़रा ये बताएं कि क्या हो रहा है अभी, क्या खबर है आपके पास, क्या अपडेट है धरने से रिलेटेड जो अभी एक इशू निकला हुआ है आजिज़ भाई, उस पर क्या अपडेट है? पहले तो जो आपने पहली खबर पढ़ी वो जी जी, सिंतास मुआहिदा जो है ऑब्वियसली, हाँ, वो बिल्कुल ठीक खबर है कि वो वर्ल्ड लेवल का मुआहिदा है, सिर्फ दो मुल्कों का मुआहिदा नहीं है। 1960 में ये मुआहिदा हुआ था। हाँ, वर्ल्ड बैंक ज़ामिन है इस मुआहिदे की, ज़मानत वर्ल्ड हाँ, बैंक की है। हाँ, तो ये इस तरह मुअत्तल करने का उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन अमली तौर पर वो कर नहीं सकते। ये हाँ, वो ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया है आजकल, तो वो दौर नहीं है कि एक मुल्क करेगा और बस हमला। और हालांकि ये अजीब किस्म की रविश है भारत की, जो हमेशा इख्तियार करता है, काबिल मजम्मत रविश है। जहाँ तक बात है तो बड़ी अपडेट है, बड़ी बड़ी अपडेट है। क्या रात बड़ी भर बड़ी अपडेट है? रात भर एक तैयारा इस्लामाबाद और कराची के बीच चलता रहा है। अच्छा, एक वफ्द यहाँ से ये गया, तो ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एक बार वो तैयारा पहुंचा, एक डेलीगेशन यहाँ से गया। हाँ, उससे कबल वज़ीर आला सिंध और वज़ीर अब्बासी सिंध जा चुके हैं, वो इस्लामाबाद में। फिर लेट गए, एक तैयारा आया, फिर एक दूसरा वफ्द यहाँ से लेके गया। हाँ, और रात गए, एक मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म हाउस में, हाँ, जिसमें सिंध से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर अब्बासी जाम खान शोरो थे, वफाक की तरफ से वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह थे, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल थे, वफाकी वज़ीर अहद चीमा थे। तवील एक बैठक हुई है इन लोगों के दरमियान कि आखिर इस मसले से कैसे निकला जाए। ज़राए कह रहे हैं जो सिंध हुकूमत के, सिंध हुकूमत ने साफ साफ कह दिया कि इस मसले का सिर्फ़ एक ही हल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन कैनालों के मसले को ख़त्म करने का ऐलान करें, ताकि जो धरना लगा हुआ है उसको जाके हम ख़त्म कर रिजॉल्व करें। तो ये क्या लग रहा है, बिल्कुल, क्योंकि पीपल्स पार्टी बिल्कुल फ्रंट लाइन पर है। बिलावल भुट्टो का अगर आप स्टांस देखें तो एकदम स्टैटिक है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है? हो जाएगा नहीं, मसला मुझे हल? आज के इस डेवलपमेंट से मुझे ये लग रहा है कि ये आज से कल तक ये मसला हल होने जा रहा है। आज रात तक या कल दिन तक। सही। आज किसी वक्त में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात मुतफ़िक है इस्लाम वज़ीर आज़म हाउस में। और इस मुलाकात में जो अपडेट होगी उससे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आगाह किया जाएगा। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आला सिंध को गो हेड दिया तो वहाँ से तय हो जाएगा। फिर अब उसका ऐलान किस तरह होगा मुझे नहीं पता। आया वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी होता है, आया कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, या वज़ीर आज़म खुद अनाउंस करते हैं, वो नहीं, फॉर्मेट उसका क्या होगा पता नहीं। लेकिन जो सिचुएशन है उससे ये लग रहा है कि आने वाले 24 घंटे बहुत अहम है इस मसले के हवाले से। आज का दिन और कल के दिन तक ये मसला हल होने जा रहा है। जहाँ तक धरने, मैं तो धरना देख के आया हूँ, इत्तफाकन जाना हुआ लाड़काना और फिर हम सक्खर के रूट से आए। हम 1 घंटा वो जहाँ बबरलो बाईपास पे धरना लगा हुआ है वो भी देख कर आए हैं। वहाँ तो एक भाई मेले का समा है,
मेला है पूरा, जिस तरह अच्छा, मेला होता है ना, हाँ। मेला लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जुलूस, जलसे, रैलियां। मतलब दे हैव डिसाइडेड कि वो अब कुछ करके ही अपनी बात मनवा के मेला है, हाँ। वो उठने का तो सवाल ही पैदा। अच्छा, वहाँ कोई अच्छा, लगता है ना हाँ। कि कोई लोग परेशान हो यार किसी वक्त पे, वो भाई सुकून से बैठे हुए हैं, सारा दिन लोगों की आमद है, वहाँ स्टॉल्स लग गए हैं रोड पे, टेंट तो वैसे ही रोड पे लगा हुआ था, आज 7वां दिन है उसका ना धरने को। इन 7 दिनों में वो इतना इस्टेब्लिश हो चुका है कि वो अब आसानी से उठने वाले नहीं। आज इसमें थोड़ा सा मुझे जरा ये बताइए जो आप तैयारे वाली बात कर रहे थे, ये मतलब क्यों इसके ऊपर आपने फोकस क्यों किया कि एक तैयारा आ रहा है, एक तैयारा जा रहा है, ये जरा मुझे बताएं। शायद हम रिपोर्टर है ना, ये जाहिर है मुल्क का इस वक्त सबसे हॉट इशू था, और हमारी उस पे गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से नज़र है, रोज़ के बेस पे, रात गए तक हम चेक करते रहते हैं कि क्या होता है, ज़रा राब्ते होते हैं। सही। तो एक वफ्द मुस्लिम लीग नून का गया है उस तैयारे में। बशीर मेमन जो मुस्लिम लीग नून से इनके सदर हैं, जिन्होंने कल मुलाकात की थी वहाँ बबरलो में जाके धरने के शुरा से, वो उन्होंने मुज़ाकरात किए। अब वो ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून अपने तौर पर भी तो चेकअप रखता है ना, कि अब एक तरफ तो पीपल्स पार्टी है, अब मुस्लिम लीग नून का अपना जो सूबाई सदर है वो वज़ीर आज़म को बताएगा कि सिचुएशन क्या है, जो मैंने मुज़ाकरात किए उसमें वकला का क्या। वकला का तो ये डिमांड है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सखर में आ जाएं, यहाँ आके हमसे बात करें। हम नहीं जाएंगे इस्लामाबाद। अच्छा, ठीक है। अब वो उन्होंने कल बशीर मेमन को ये मैसेज दिया जो मुस्लिम लीग नून से इनके सदर हैं। अब बशीर मेमन ये बात कन्वे करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, आज किसी वक्त उसकी मुलाकात होगी, तो वो सारी सिचुएशन मालूम करने के बाद फिर वज़ीर आज़म मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी के वफ़द से या वज़ीर आला सिंध के साथ जो वफ़द है उसके साथ मुलाकात होगी, उसके बाद कोई हल निकाला जाएगा कि इस मसले को वाइंड अप की तरफ ले जाया जाए। सही, चलिए जी, इस मसले को वाइंड अप की तरफ ले जाया जाए। मिराज भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिराज भाई, जिस तरीके से हम ओवरऑल के इशूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मतलब इस तरह के इश्यूज़ निकलते हैं कि इंसान ना हैरान रह जाता है। कभी कोई वाक़या। अभी जो खबर मेरे पास ये है कि थाने में तलबा की तोड़फोड़, फायरिंग से 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। ये क्या मामला है महराज भाई? ये देखिए, मामला आपने हमारे यहाँ कराची में ना एक नई चीज़ ने सर उठाना शुरू किया है कि जिसका जब दिल चाहता है वो थाने पर हमला कर देता है, कानून पर हमला कर देता है। मतलब पुलिस की तो कोई वक़्त रही नहीं है। सही, ठीक है, पुलिस बदनाम है रिश्वत लेने पर, जुल्म करने पर, लेकिन साथ में बात ये भी है कि एक सिविक सेंस भी होता है। अगर आप इस शहर में रहने वाले हैं तो कानून नाम की भी कोई चीज़ है। सही। तो इस तरह से मेरा ये ख्याल है ज़ाती के ये मुनासिब नहीं है। लेकिन हमने ये देखा कि गुज़िश्ता कुछ माह में ना माजरत के साथ वकला बिरादरी जो है उसकी जानिब से थानों को तो ऐसा समझ लिया गया जैसे भेड़ बकरी, वो जब दिल चाहता है थानों में घुस जाते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, फिर अपनी बात मनवा के निकलते हैं। ये भी हमने देखा, आला अफसरान उनके आगे घुटने टेक देते हैं। तो गुज़िश्ता जो रात ही वाक़या पेश आया है इसमें भी थोड़ा सा अमल दखल है, क्योंकि वो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। तो जाहिर सी बात है मुस्तकबिल के वकील थे, तो अभी उनका इतना जोश है कि थाने को उन्होंने तहस नहस कर दिया। तो मेरे ख्याल में आगे आने वाले दिन अच्छे नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि देखना चाहिए, क्योंकि उनका भी ताल्लुक जो है कानून से ही है, अदालतों से ताल्लुक रहेगा उनका, कानून की अमलदारी होनी चाहिए। उसके लिए उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं उसको बैठ के भी एक चीज़ को हल किया जा सकता है। अच्छा देखिए, झगड़े के बाद भी आपको टेबल टॉक करना पड़ती है, ये बात तो तय है। हम आम तौर पे भी माशरे में अगर देख लें, अगर मेरा आपका भी झगड़ा हो जाए किसी बात पर, तो फाइनली ये होता है कि टेबल टॉक होती है, दोनों तरफ की सुनी जाती है, उसके बाद सॉर्ट आउट कर दिया जाता है उसको। लेकिन ये जो हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी आ गई है ना, इस पर कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और वो भी नौजवान लड़के हैं, जाहिर सी बात है स्टूडेंट हैं, लेकिन देखिए स्टूडेंट का फ़र्क है ना, एक स्टूडेंट कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, और एक स्टूडेंट लॉ कॉलेज का, तो दोनों का बड़ा फ़र्क आया है। तो बहरहाल आला अफसरान फिर सर जोड़ के बैठे और फिर से उन्होंने घुटने टेके और मामला को रफा दफा कर दिया है। लेकिन हमें इस वक्त जरूरत है कि थोड़ी सी सुलह पसंदी होनी चाहिए, थोड़ी सी सुलह पसंदी जो है वो होनी चाहिए। चलें जी, जिस तरीके से कराची से खबरें सामने आ रही है, वहीं पर थोड़ी सी एक अच्छी खबर भी आपके साथ में शेयर कर देते हैं। अच्छी इन दैट सेंस के कराची में जो मरीज़ हैं वो 4 बड़े परेशान थे और ऑलमोस्ट आज जो है वो डे 5th है। तो आज जो है वो ये है खबर कि जी कल ही ये खबर सामने आ गई थी कि जो जिन्ना हॉस्पिटल है वहाँ की जो OPDs हैं खोल दी गई हैं। तो ये डॉक्टर्स का एहतजाज था जिस वजह से ये OPDs जो है वो बंद कर दी गई थी, बट समहाउ अब दे आर सेइंग कि हमारे जो मुतालबात हैं वो मान लिए गए। तो OPDs ये खोल दी गई हैं। इस पर देखिए हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद की ये रिपोर्ट।
डॉक्टर्स और लुहाइकीन का झगड़ा, जिना अस्पताल में डॉक्टर्स का बाइकाट खत्म। 4 रोज बाद अस्पताल की ओपीडीज खुल गयी। इंतजामिया और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ओपीडीज खुलवा दी। ओपीडीज डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अदील समू और सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने खुलवाई। डॉक्टर अमार दानिश का कहना था कि हमारे जायज मुतालबात पूरे हो चुके, मरीजों की खिदमत का सिलसिला शुरू कर दिया है। हफ्ते वाले दिन एक वाकया होता है जिसके अंदर जो है हमारे डॉक्टर साहब को मारा जाता है कुछ गुंडों की जानिब से। तो इसकी बुनियाद पे हम लोगों ने एक एहतजाजन हमने ओपीडी बंद हुई और ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद एहतजाज हुआ, फिर सेक्रेटरी साहब आए हमारे पास और आकर हमारी बात भी सुनी और दाद रसी की। उसके अलावा हमारे सारे मुतालबात माने गए और आज रात को जो है वो एक बंदा उनमें से जिन पे FIR है वो भी अरेस्ट हुआ है। जब चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें मान ली गई हैं और रिटन में हमें दे दी गई हैं, तो हमारा एहतजाज जो है हमने कॉल ऑफ किया उसकी वजह से। ओपीडीज खुलने पर मरीजों का रश लग गया। शहरी चेकअप के लिए ओपीडीज पहुंच गए। उनका कहना था कि ओपीडीज दोबारा खुलने पर खुश हैं। चेक करने के लिए देखते हैं, वो टेस्ट वेस्ट करेंगे फिर पता चलेगा। हाँ बस ये है कि पाँव का जख्म सही नहीं हो रहा अभी तक। ऑपरेशन हुआ ना, हड्डी टूट गई थी 2 जगह से, तो वो जख्म है ना अभी थोड़ा सा बाकी है, वो सही नहीं होकर दे रहा। शदीद गर्मी में शहरियों को ओपीडीज बंद होने से शदीद मुश्किलात का सामना था। जिना अस्पताल में डॉक्टरों और लुहाइकीन के दरमियान झगड़े के बाद 4 रोज तक अस्पताल की ओपीडी बंद रही, जिसकी वजह से मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन आज अस्पताल की इंतजामिया और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने तमाम ओपीडीज खोल दी, जिसके बाद मरीजों का इलाज भी शुरू हो चुका है, जिस पर मरीजों ने भी खुशी का इजहार किया है। कैमरामैन काशिफ कैमरा, इब्राहिम रिंद, CT 21। अच्छा जी, आपने ये इब्राहिम रिंद की ये रिपोर्ट देखी और बड़ी अच्छी बात है कि अब पेशेंट्स वहाँ पर जा सकेंगे और जिस तरह से परेशानी हो रही थी लोगों को, वो उनका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक और मसला है महराज भाई, अभी जो ज़ू इंतज़ामिया है आजिज़ भाई, उसने बड़ा एक्शन लिया है और शुक्र है खुदा करके जिस शहर में इंसानों का एहसास नहीं है वहीं पर चिड़ियाघर की इंतज़ामिया को ना ख्याल आ गया है कि भाई चिड़ियाघर की जो ज़ू के अंदर जो जानवर हैं उनका ख्याल रखा जाए, पानी वगैरह के इंतजाम किए गए हैं। वैसे इस हवाले से क्या नॉर्मली कुछ है आपके पास अपडेट्स, क्या इंतजाम किए जाते हैं, क्या करती है इंतजामिया हर साल गर्मी में? देखिए आपको पता है कि कुछ रोज़ से हीट वेव चल रहा है कराची में। हाँ। तो जाहिर सी बात है इंसान तो परेशान है ही। हमने ये भी देखा लोग बेहोश हो के गिरे, बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा सा इंतजामिया को भी ख्याल आया, फिर कुछ NGOs की जानिब से भी कैंप्स लगाए गए पानी वगैरह शरबत वगैरह के लिए। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि शायद हमारे यहाँ CT 21 पे कल एक स्पेशल इस पे बिल्कुल अभी हम दिखाने लगे हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसमें जाहिर सी बात है जानवरों का भी मामला है। अब इतने नायाब भी और कीमती जानवर वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल खुदा की मखलूक तो हैं वो भी। तो उसके लिए एक अच्छा इक़दाम सामने आया कि उनके लिए पानी वगैरह का इंतजाम, उनके लिए छाँव का इंतजाम। हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने जब ये देखा मैंने कहा भाई चिड़ियाघर की देख रहे होते ना और यही खबरें हम चला रहे होते कि जी वो प्यासे पड़े हुए हैं और भूखे हैं, उनकी खुराक में कभी किसी हाथी की जो है वो मौत हो गई है, कभी कोई शेर जो है वो बेचारा निढाल हो गया। और पिछले चंद सालों में कोई अच्छी खबर नहीं आई है किसी भी ज़ू से। सही बात है। सफारी पार्क में भी ज़ू है और जो मेन हमारा गार्डन का ज़ू है, तो ये यहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं आई है। किसी हथनी का मसला हुआ, कोई हाथी का मसला हुआ, तो ये सब चीज़ें चलती रही। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस शदीद गर्मी में जानवरों को अगर वो पानी वगैरह पहुंचा रहे हैं, उनको खुराक टाइम पर पहुंचा रहे हैं, तो ये भी हम तो उस पर इसको शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। जिस तरीके से मिराज भाई कह रहे हैं कि इतने सालों में ज़ू की कोई अच्छी खबर नहीं आई, मगर ये अच्छी खबर, ये अच्छी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, कराची ज़ू में जानवरों का बुरा हाल, चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इक़दामात। एडिशनल डायरेक्टर ज़ू आबिदा रईस का कहना है कि जानवरों के पिंजरे में ठंडा पानी और बर्फ फराहम की जा रही है। कई जानवरों को सायादार जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम जानवरों के पिंजरों में पानी की मौजूदगी को बिल्कुल से यकीनी बनाया जाता है। इसके अलावा इनको बर्फ़ दिया जाता है और इनके पानी में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है ताकि जो है गर्मी की हिद्दत को वो कम से कम महसूस करें। इनको पिंजरों को कवर किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। जानवरों के डॉक्टर आमिर ने मज़ीद बताया कि जानवरों के लिए वाटर कूलर, शेड्स और खुसूसी ग़िज़ा का इंतज़ाम किया है। खुराक में भी तब्दीली की गई है ताकि वो गर्मी से मुतासिर ना हो। जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ जानवर शेड में बैठे हुए हैं, धूप के एरिया में नहीं बैठे हुए हैं, अपने आप को महफूज रख रहे हैं, अपने हिसाब से पानी पीते हैं। हम भी वक्तन उसको ताज़ा पानी प्रोवाइड करते रहते हैं। बर्फ़ डली हुई है इसके पिंजरों में, इलेक्ट्रोलाइट पानी में मिला दिया जाता है, ग्लूकोज मिलाया जाता है ताकि अपनी जिसमें नमकियात की कमी जिसमें वो पूरी कर सके। चिड़ियाघर की इंतजामिया ने कहा कि जानवरों की देखभाल के लिए मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे ताकि ये मासूम मखलूक मौसम की सख्ती से महफूज रह सकें। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सर शेख, CT 21।
चलिए जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो डायरेक्टर जू हैं उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया कि पानी में भी इलेक्ट्रोलाइट दे रहे हैं, शेड्स लगा दिए गए हैं, खुसूसी ग़िज़ा का ख्याल किया जा रहा है। दैट्स रियली गुड जेस्चर और ऐसा करना भी चाहिए, ज़िम्मेदारी है जू इंतज़ामिया की। आजिज़ भाई, इस पर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? ये जो आपने देखी है ये रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट जिसमें अच्छी बातें हुई हैं कि भाई हमारी इंतज़ामिया ने कुछ किया है, कोई काम किया है। वैसे तो फितरती तौर पे कैद खाना बहुत जालिम चीज़ है। जी जी बिल्कुल। ये जानवर बेचारे जो कैद में हैं, लाजमी इंसानों ने अपनी तफरीह के लिए या किसी भी मकासद के लिए उनको कैद करके रखा है। कैद तो रखा है, लेकिन कैदी जो इंसान हो या जानवर, उनका कैद खाने में भी ख्याल रखा जाता है बहुत, है ना, ताकि वो सरवाइव कर सकें, वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें, वो अच्छे जेलों में भी हम कहते हैं ना कि अच्छे इंसान बन के बाहर निकलें, अच्छे इंसान बन के। तो इस तरह ये जानवर बेचारे जो कैद हैं, इनके लिए सहूलियात का फुकदान रहता है हमारे पास। मेराज भाई की बात से मैं एग्री हूँ कि मसाइल रहते हैं हमारे पास अक्सर, जो ये जू जो है, तो अब पता नहीं क्यों मौत हो जाती है। आपने खुद ही कहा हथनी की मौत जी, कभी हथनी है, कभी शेरनी है, कभी कुछ। बड़ी अलमनाक सूरत है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब हम ज़ाहिर इसके एक्सपर्ट तो नहीं है, ज़ाहिर लाइव स्टॉक के, लेकिन इंसान तो है ना ऑब्वियसली। लेकिन एहसास हो रहा है कि इन बेचारे जानवरों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। इनको हमने बंद करके तो रखा है, लेकिन इनकी सर्वाइव के लिए जो ख़ास तौर पे कोई बीमार हो जाता है जानवर, उसका इलाज बहुत ज़रूरी, पूरी इलाज। ये जानवर ऐसी चीज़ है, अगर ज़्यादा अरसा बीमार रहता है वो मौत हो जाती है उसकी। सही, बिल्कुल, ठीक है ना, तो उसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। या खुराक का जो उसका मसला है उसको, बल्कि दुनिया में तो मैंने देखा है वीडियोज़ में, वो टहलाते हैं जानवरों को जूस के अंदर भी, उनके एक्सपर्ट बैठे हुए होते हैं, वो उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज थोड़ा सा बाहर निकाल के उनको उसी सराउंडिंग में उनको टहलाते हैं, ताकि वो मतलब एक वो चलना फिरना भी। मेराज भाई, आप गए जू, आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ? मैंने तो हमेशा यही देखा कि इंतजामात इतने अच्छे नहीं होते। अभी रिसेंट क्या करंट आपका कभी जाना हुआ, कोई अपडेट है इस हवाले से कि बेहतर हो रहे हैं इंतजामात? देखिए, इतना करंटली अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन लास्ट टाइम मैं कुछ माह पहले गया था किसी इवेंट की कवरेज पर, तो बहरहाल देखिए ऐसा भी नहीं है, खैर इंतजामात तो हैं जी, लेकिन उस वक्त ये शिकायत थी कि भाई जो जानवरों की खुराक का जो बजट आ रहा है और इस बजट से जो ख़रीदारी हो रही है, उसमें भी कोई करप्शन की शिकायत सामने आने लगी थी बीच में। अच्छा। तो उस पर इंक्वायरी शुरू हुई थी, और जाहिर सी बात है फिर जानवरों के साथ हथनी वाला प्रॉब्लम भी हुआ था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा मरकज़ निगाह रहा था पूरा मामला। तो लेकिन अब ये कि सूरत कुछ बेहतर है, हम इसको ऐसा तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी, लेकिन जितने आपके बजट हैं, जितने फंड्स हैं, जितने मामलात हैं, उस हिसाब से कुछ बेहतरी की सूरत है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर जो वहाँ पर अफसरान मौजूद हैं वो अगर इस चीज़ को खुद फील कर रहे हैं कि नहीं भाई जानवर जो हैं उनका एहसास करें, मतलब इन शॉर्ट मेराज भाई ये कहना चाह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पर जो इंतजामिया मौजूद है, जो अफसरान मौजूद है, उन्होंने एहसास कर लिया। मतलब मजबूरी मेरी बात ये है कि आप ये ना कहें कि जी हुकूमत ने बहुत अच्छा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो है, लेकिन है। हाँ जी, आपने जानवरों का एहसास किया, डेफिनेटली हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरीके से जो वाइल्ड लाइफ है, इसको भी बचाना बड़ी जिम्मेदारी होती है लोगों की। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी जो स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ, इसके ऊपर ना सुन के मैं हैरान हो गई हूँ। मतलब यहाँ बैठे हुए जितने लोग, जैसे मेराज भाई हैं या आजिज़ भाई हैं, हम लोग यही बात करें कि अब देखें कि आप लोग वारदातें करते हैं, ये जो डाकू होते हैं, जो मुल्ज़िमान होते हैं, इन्होंने अब ख़वातीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अभी जो स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करी हूँ, जिसके हवाले से हमारे करस्पॉन्डेंट शायान आपको बताएंगे तफसीली तौर पर, इसमें एक खातून का जिक्र है जो कि वारदात में उस शख्स के साथ बाइक पर बैठी हुई थी। ये खातून इस शख्स की क्या लगती है और ये वारदात किस तरह हुई, ये जानिए आप शायान की रिपोर्ट में। बल्कि शायान हमें बता रहे हैं, शायान ज़रा अपडेट कीजिए हमें। हाँ जी, देखें, हमेशा बाप चाहता है कि वो बेटी को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, या पढ़ा लिखा के जो है उसको किसी अच्छे जो वो मनसब में पहुंचाए। लेकिन ये अजीब व गरीब वाक़या है कि एक बाप बेटी को जो है डकैतियों में इस्तेमाल करता है और सहारा बनाते हुए जो है हमें नज़र आया। कराची के इलाके न्यू कराची में जो है ये डकैतियाँ सर अंजाम देते हुए इनकी CCTV मौसूल हुई थी, जिसके बाद जो है न्यू कराची पुलिस हरकत में आई और फौरी तौर पर इनको गिरफ़्तार किया। मेरे साथ इस वक्त मुलजिम मौजूद है जो कि अपनी बेटी के साथ ये वारदात कर रहे थे और एक 125 इन्होंने छीनी थी शहरी से। किस तरह ये वारदातें सर अंजाम देते थे, इनसे बात करते। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? सर बिलाल। बिलाल, किस तरह वारदात करते हैं?
सर 4 से 5 वारदात की है सर। 4 से 5 वारदात कौन कौन से इलाके में किए? सर ये नई कराची के इलाके में की है। सुरजानी और दीगर इलाकों का भी बता रहे हैं जी। 7 नंबर की तरफ की थी, 5 नंबर और यहाँ इलाकों में की सर। तो बेटी को क्यों लेकर घूम रहे थे? कोई शर्म या कुछ इस तरह का महसूस नहीं हुआ कि बेटी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस हरकत में? सर वो मकान मालिक ने ताला लगाया गेट के ऊपर, हमारे बच्चे सारे रोड पे थे, मजबूर हो के हमने यार कदम उठाया, वरना सर नहीं उठाते सर। क्या नाम है बेटी का? क्या उम्र है? 15-16 साल है सर। 15 साल की बेटी को आप इस जो गलत काम में इस्तेमाल कर रहे हैं? सर बहुत बड़ी गलती की है सर। का ज़मीन पे नाक रगड़ के हलक उठा के बोलता आइंदा दोबारा ज़िंदगी में नहीं करूँगा सर। अच्छा, वो वारदात जो सीसीटीवी एक नज़र आई जिसपे कर रहे हैं, तो और कौन कौन आपके साथ इसमें शामिल है? सर एक ही शामिल है, फ़हीम। बता रहे हैं कि लड़की का मामू भी आपके साथ है? जी जी सर। क्या नाम है उनका? फ़हीम। फ़हीम, तो किस तरह ये प्लानिंग करते हैं और इतनी वारदातें आपने दी हैं, तो इसी तरह साथ में मिलकर करते हैं? नहीं सर, ये 4थी या 5वीं वारदात है, उसके अलावा नहीं है मेरी कोई सी भी। आप आज ये देखें, इनसे तो हमने बात की। मेरे साथ यहाँ पे जो है SHO न्यू कराची फैजुल हसन साहब मौजूद है, जिनकी एक कामयाब कार्रवाई है। किस तरह ये कामयाब कार्रवाई इन्होंने जो है अमल में लाए, और सर क्या कहेंगे, किस तरह इनको गिरफ्तार आपने किया है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? ये 14 तारीख का वाक़या है। तकरीबन सुबह 4 सवा 4 बजे जो है हमारे इलाके में जो है 11L में एक वारदात होती है, जिसमें हमें CCTV कैमरा के मदद से जो है वो वीडियो मिलती है। उसमें एक मोटरसाइकिल पे जो है वो 2 अफराद बैठे हैं और एक खातून बैठी हैं नकाब पोश, और एक हमारे शहरी की जो है 125 मोटरसाइकिल छीनते हैं। उसकी वीडियो है, बड़ा चीखते हैं और चिल्लाते हैं। तो देन वो हमें CCTV कैमरा मिला, उसके बाद हमें इसका कुछ रिकॉर्ड मिला। फिर सर की जो टेक्निकल टीम्स हैं उसने विज़िट किया। इसकी भी बेटी है जो कि शादीशुदा है, उम्र ये कम बता रहा है, बच्ची ने अपनी उम्र 21 साल बताई है, और इसका साला था फ़हीम। एक मोटरसाइकिल पे थे, इन्होंने स्नैच किया, वो आपके सामने, CCTV भी सामने, और वो मौजूद शहरी ने भी हमारा शुक्रिया अदा किया है। इससे अभी जो मोटरसाइकिल मिली है वो सरजानी से छीनी हुई है, वो भी FIR में है। एक हमारे पास है, वो भी FIR में मेंशन होगी, 125। और आपने इसकी ज़बानी सुन ली कि इसने कितनी वारदातें की हैं। एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। मज़ीद भी जो इंकशाफ जो है वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि इनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो है वो इनकी बेटी से भी बातचीत की जा रही है, और जो फ़रार हो गया मुलजिम जिनका नाम फ़हीम बताया जा रहा है, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो आपने सुना, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शायान। आप हमें अपडेट कर रहे थे कि क्या कुछ हुआ, और वहाँ पर मौजूद थे, और SHO ने भी बात की। आजिज़ भाई, महराज भाई, ये आप देखें कि ये नौबत अब देखें आप कि लोग इस हद तक गिर गए हैं कि अपनी बेटियों को बाइक पे बिठा के और चोरियां कर रहे हैं और डाके डाल रहे हैं, ख़वातीन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। ओवरऑल जो कराची की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। वैसे ख़वातीन क्राइम में तो माजी में इस्तेमाल होती रही हैं, सही, हर तरह की क्राइम में। इवन ख़वातीन के डकैत ग्रुप भी पकड़े गए हैं। ऐसी मिसालें भी आई हैं हमारे सामने। ख़वातीन डकैत ग्रुप, बाकायदा ख़वातीन का अपना एक ग्रुप है, डकैतियाँ करती है। लेकिन यहाँ इंसानी कदरों की पायमाली है कि बेटी जैसा मुक़द्दस रिश्ता, उसको आप जराइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा अफसोस है, बहुत अलमिया है। सही। या बेटी जो आपके साथ है, आप उसको साथ रख के जराइम की वारदात करते हैं। बाइक पर बैठी हुई है, बाइक वो साथ पर बैठी में, हुई है। सही। तो इसका मतलब है कि मुक़द्दस रिश्तों का एहतराम ही ख़त्म हो गया है। सही। क्राइम बुनियादी तौर पर मुझे तो लग रहा है कि इस तरह जो लोग नशे के आदी हो जाते हैं ना, फिर उनके सामने रिश्तों का तक़द्दुस ख़त्म हो जाता है। फिर वो ये नहीं देखते, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उस जो उनको कार्रवाई करनी होती है उसको सामने रखते हैं कि ये मुझे करना है, चाहे कितना गिरना पड़े उसके लिए। तो गिरने के मुतरादिफ है ना कि ऐसे मुक़द्दस रिश्तों को आप जराइम में इस्तेमाल करते हैं। सही। तो बहरहाल बड़ा भयानक सूरत हाल है। महराज भाई, ये पूरी फैमिली है, डकैत फैमिली, ठीक है ना। पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस क्राइम में। बिलाल है, बिलाल का साला है, यानी कि उसका ब्रदर निस्बती फ़हीम। अच्छा, बच्ची का इसमें जो रोल है, मैं आपको बताऊं कि ये CCTV फुटेज जो है, ये वाक़या जो है तकरीबन 3-4 दिन पुराना है, जब ये डकैती की वारदात हुई। सही। न्यू कराची में। सही। तो इसके बाद इसकी CCTV फुटेज थी, क्योंकि जहाँ ये वारदात हुई इसके सामने वाले घर में जो है वो कैमरा लगा हुआ था। अच्छा। वो फिर किसी ज़राए से होते होते हम तक भी पहुंची और दीगर मीडिया के लोगों तक पहुंची। फिर वो वायरल हुई। जब वायरल हुई और TV पे भी चली, City 21 ने इसकी फुटेज भी बनाई, मैंने भी इस पर टिकट्स वगैरह बनाए थे, सब चीज़ें। तो हम उस वक्त तक उसको ये रेडी कर रहे थे कि जी ये वारदात हो गई है। सही। हमने चलाई भी, अपनी स्क्रीन पर चली खबर
कि भाई ये ऐसा ऐसा वाक़या है, और इसमें अब ख़वातीन के भी शामिल होने का इंकशाफ हुआ है कि भाई डकैतों के साथ एक खातून शामिल थी। उस वक्त तक कुछ भी नहीं पता था कि इसकी बेटी है या क्या है। बहरहाल उसके बाद न्यू कराची पुलिस ने जो है वो CCTV फुटेज की मदद से ही इन मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अब सूरत-ए-हाल मैं आपको ये बताऊं कि जो लड़की है, अच्छा इसमें इसका कसूर देखें ये है क्योंकि अमूमन कराची शहर में जितनी भी डकैती और चोरी की लूटमार की वारदातें होती हैं जिसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन शामिल होती हैं। अच्छा, ख़वातीन की जो वर्किंग होती है ना, हद तक होती है कि वो जाएँ और मुलजिमान के साथ तो दरवाजे को नॉक करके दरवाज़ा खुलवा दें ताकि वो मुलजिमान अंदर एंटर होके लूट मार कर लें। और उसके बाद फ़रार होने में सबसे ज़्यादा मदद देने वाला मामला भी ख़वातीन का है, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि अगर बाइक पर कोई बंदा जा रहा है और उसके साथ उसकी लेडीज़ बैठी हुई है तो उसको पुलिस नहीं रोकती है। सही। उसके बजाय कोई डबल सवारी पे अगर 2 लड़के हैं उनको रोक लेगी पुलिस, रोक लेगी, ठीक है ना, नाके में भी रोक लेगी। लेकिन अगर कोई खातून साथ होगी तो वो एक उसको रहमदिली कहें या एहतराम में कहें, पुलिस कहती है ठीक है जी फैमिली है जाने दो। तो ये शख्स जो है अपनी बेटी को शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि जब मैं वारदात करूं या वारदात के लिए निकलूं तो मेरे पास पिस्टल लाजमी होगा। मैं अकेला आऊँगा, मुझे कहीं पुलिस रोक लेगी तो जाहिर सी बात है चेकिंग में पकड़ा जाऊँगा। तो उसने उसके लिए हल ये सोचा कि मैं अपनी बेटी को साथ बिठाऊँ। तो जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं है कि बेटी को मालूम नहीं था, बेटी को भी सब मालूम है, उसके सामने वारदात हो रही है, सारे मामला हैं। तो ये बहरहाल न्यू कराची पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये सामने आया है कि अब हम इस नहज पर पहुँच चुके, माशरे की ये हालत हो चुकी है कि अब हम जो है अगर अपनी सगी बेटी को भी मतलब वारदातों में इस्तेमाल करें। हैरत की बात ये है कि जो यूथ है, जो एटलीस्ट यंगस्टर्स हैं और जो ख़वातीन हैं, वो तो कहना चाहिए ना कि उनको तो रोकना चाहिए ना कि भाई हम गुजारा कर लेंगे, हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, आप ये डकैतियाँ ना करें, आप दूसरों से चीज़ें ना छीनें, आप ये काम ना करें जो कि जुर्म के ज़ुमरे में आता है। तो किस तरीके से फिर ये मतलब ये खुद नहीं मना करती हैं अपने घर वालों को जो ये इन्वॉल्व हो जाती हैं इस पूरे ग्रोह में? देखो, जराइम तो बहरहाल सरायत कर गई है। जैसे उन्होंने बताया कि फैमिली है पूरी, तो ज़ाहिर है कि इन बच्चों की तरबियत भी तो उस तरह की हो रही होगी ना। अगर पूरे घर में देखिए क्राइम बहुत किस्म की है, ये तो डकैती है, दूसरे भी क्राइम, मंशियात, घरों में मंशियात बिकती है, ये भी तो एक जराइम है ना। घरों में दूसरे गंदे काम होते हैं, ये भी तो एक जुर्म है। तो जब घरों के अंदर बच्चों की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, वो बच्चे फिर उस पूरे जराइम का हिस्सा बन जाते हैं। जब हिस्सा बन जाते हैं तो फिर तो उनको लगता ही नहीं कि वो खराब काम कर रहे हैं। जब बचपन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आजिज़ भाई कि बचपन से ही बच्चों की जराइम की ट्रेनिंग होती है ना, जब वो बचपन से ये देख रहे होते हैं कि भाई हमें किस तरीके से क्राइम करना है और क्राइम की बातें घर में हो रही हैं, बच्चों के सामने हो रही हैं, तो फिर डेफिनेटली उनको तो वो लगता है कि माहौल यही है, मतलब राइट चीज़ यही है। लेकिन आप सोचें, अपना बेड़ा गर्क तो आप कर ही रहे हैं और अपने बच्चों का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इन दी एंड पकड़े जाना है, इन दी एंड सब कुछ सामने आ जाना है, खुल जाना है। कितने पैसे, मतलब कितनी डकैती कर लेंगे, क्या कहाँ ले जाना है पैसा? एक और रीज़न है, मैं छोटी सी बात मुख्तसर से करूँ, इस वक्त जो हमारा माशरा है उसमें दिखावे का अंसर कि अगर उसके पास आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए, इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये बाइक है, नहीं तो मैं इसके ऊपर ये बात कहती हूँ कि अगर आप प्रॉब्लम है कि किसी और के पास आईफोन है या कोई और तरक्की कर रहा है या कोई और कामयाबी के ऊपर है, तो बजाय इसके कि आप कोई शॉर्टकट इख्तियार करें, पहले आईफोन वाले से जाके पूछ लें कि भाई आपने अपनी लाइफ में ये आईफोन ख़रीदने के लिए कितनी स्ट्रगल की है। तो लोग क्यों इस तरह से दूसरों के पैसों से जलते हैं, और जलने के बाद और ये जेलस फैक्टर, ये एक दूसरे से आगे बढ़ने की हसद, जलन लोगों को क्राइम तक ले आती है। तो बेहतर यही है कि जिसके पास आप जो चीज़ देखें और आपको बर्दाश्त ना हो रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर जाएं, उससे पूछ लें कि भाई ये आपने कैसे लिया था। फिर जब वो आपको अपनी स्ट्रगल बताए तो आप उतनी ही स्ट्रगल करें, उतनी ही मेहनत करें और मेहनत से चीज़ें हासिल करें। लोगों से छीना झपटी, उनके हक मारना, सड़कों पे लूटना, प्लानिंग करना, लोगों के खिलाफ साजिशें करना, किसी तरीके से पैसे आ जाएं, ये ना करें। शॉर्टकट से बचें, शॉर्टकट से बिल्कुल बचें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई, मेराज भाई हमारे शो पर आए। शो में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे गर्मी की बातें। जी हाँ, हीट वेव है, कराची में गर्मी आ गई है, हीट वेव से लोग मुतासर हो रहे हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या इक़दाम करने चाहिए और डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इस हवाले से जानेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव आ गई है और ये पूरा मंथ जब तक एंड नहीं हो जाता तो एडवाइजरी भी जारी की गई है कि भाई गर्मी जो है उसकी शिद्दत में इजाफा रहेगा, गर्मी बढ़ती रहेगी। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए अपने तौर पर शहरियों ने क्या इकदाम किए, ये अक्सर शाहिद की रिपोर्ट में आप जानिए और ये बता रही है कि किस तरीके से लोग जो गर्मी से बचने के क्या इकदाम करें। उसके ऊपर इस पर डिटेल भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ 2 पर्सनैलिटीज़ स्टूडियो में मौजूद हैं। बस पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मशरूब शहरियों के लिए राहत का सामान। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। शहरी गर्म मौसम से बचने के लिए शरबत का इस्तेमाल मामूल बन। शहरियों ने कहा कि ठंडे ठार मशरूबात से गर्मी के तौड़ में मदद मिलती है। वो जो बचपन से सुनते हैं हम लोग अम्मी लोगों से कि भाई ये जो है इमली और आलू बुखारा सब जो गर्मी मिटाता है, तो इसलिए हम पीते हैं तो लाजमी एक रिफ्रेशिंग फील होता है। आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं यही है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया इमली आलू बुखारे का, तो अच्छा है। इनके कहने पे आया था, हम लोग साथ ही निकले थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गर्म मौसम में जिस्म के दर्जे हरारत को मुतादिल रखने के लिए मशरूबात अहम किरदार अदा करते हैं। गर्मी के में शरबत की मांग में भी इजाफा हो गया। उसके अलावा ये जिगर की गर्मी को दूर करता है, मैदे को ठंडक पहुँचाता है और इसका रेट ज़रा मुनासिब है, 50 रुपये। बाकी अल्लाह पाक हमें भी रोज़ी देते हैं, तो इस तरीके से हम काम चला रहे हैं। हम बहुत खुश हैं हमारे साथ। शहरियों ने प्यास बुझाने के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी इमली आलू बुखारे के शरबत से गर्मी भगा रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। तो अक्सर की आपने रिपोर्ट देखी, गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि लोग बाहर भी अगर है ना तो वो कोई ना कोई मशरूबात का इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से सीरियसली क्या इकदाम करने चाहिए शहरियों को सपोर्ट करने के लिए? वो लोग जो कि हीट वेव से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनके लिए क्या इकदाम करने चाहिए? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सिंध से जो हैं वो खुर्रम लतीफ़ साहब मौजूद हैं, जो कि ट्रेनिंग मैनेजर हैं PRCS सिंध से, और उनके साथ डॉक्टर हिरा आफ्ताब मौजूद हैं, जो कि हेल्थ कोऑर्डिनेटर हैं फॉर सिंध प्रोविंस एंड वर्किंग विद PRCS सिंध फ्लड रिस्पांस 2022। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? अच्छा हिरा, आपसे स्टार्ट करते हैं। अब ये हीट वेव जो जब कराची में आती है ना, तो इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि एक दफ़ा माजी में भी जब हीट वेव आई थी तो क्या हालात बने थे और क्या हालात हो गए थे। अब अलर्ट जारी कर दिया जाता है। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि SOP भी फॉलो नहीं कर रहे होते, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो सड़कों पर होते हैं, काम की वजह से भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी केयर करने के लिए भी कोई ना कोई इम्पैक्ट्स होने चाहिए, कोई ना कोई इकदाम करने चाहिए। आप लोगों का जो ये इदारा है, या आप लोग किस तरीके से हीट वेव के मुतालिक जो है वो काम कर रहे हैं, या किस तरह आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इस सिनारियो में? जी, पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। यस जी, पाकिस्तान रेड क्रेसेंट एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसानी फलाह और बहबूद के लिए काम करती है। तो हमारे जो मेजर डिसिप्लिन्स हैं वो हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ, यूथ एंड वॉलंटियरिज्म और फ़र्स्ट एड वगैरह। तो हीट वेव के सिलसिले में हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही होती हैं, जिसमें हमारे पास अवेयरनेस स्पेशली है। जो हमारा खुर्रम साहब है हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से, वो आपको बताएंगे। हमारे पास ट्रेनिंग्स हो रही होती है, अवेयरनेस सेशंस हो रहे होते हैं। जैसे आप ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग आगाह नहीं होते कि उनको क्या स्टेप्स लेने हैं। तो उस पे हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और हीट कैंप्स भी लगा रहे होते हैं नीड बेस्ड मुख्तलिफ एरियाज़ में इन कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट्स। तो इस मेन हम कराची में भी काम कर रहे होते हैं। हमारे हेडक्वार्टर जो 3 तलवार पे हैं, और जहाँ पे भी एरियाज़ में जहाँ ज़रूरत होती है, और हमारा प्रोविंस सिंध में भी एक डिस्ट्रिक्ट्स में भी हीट कैंप्स लग रहे होते हैं, जहाँ हमारे रज़ाकार और जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, जैसे लाड़काना, दादू, शिकारपुर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स देखे गए हैं, वहाँ पर भी वो पब्लिक के लिए हीट कैंप्स लगा रहे होते हैं, जिसके अंदर मशरूबात, पानी वगैरह, कूलिंग, मतलब उनको पंखा वगैरह की सहूलत मौजूद होती है, और एजुकेशन मिल रही होती है, फ़र्स्ट एड दे रहे होते हैं, और बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। सही। अच्छा खुर्रम साहब, आप बताएं, आप क्या जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं? आप मैनेजर हैं, तो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आगाज़ करने से हौसला अफजाई करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ आपके चैनल का कि इस वक्त जो आगाही पे आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और इसकी अभी ज़रूरत भी है। यही काम हम अपने लेवल पे कर रहे हैं कि हीट वेव में आपको पता है कि गुज़श्ता सालों में भी कितनी अमवात भी हुई, कितनी इमरजेंसीज हुई। तो हमारे अपने लेवल पे हम ट्रेनिंग में लोगों से जब मिल रहे होते हैं, तो हमारे पास जो ट्रेनिंग अकेडमी है PRCS सिंध ब्रांच में,
हम वहाँ पर मुख्तलिफ इदारों से लोगों को इनवाइट करते हैं और उनको आगाही दी जाती है, क्योंकि हमारे मुताबिक क्योंकि हम डिज़ास्टर में काम कर चुके हैं या ऐसी सूरत हाल में जो लोग आगाह होते हैं वो किसी भी ख़तरे में कम होते हैं, वो रिस्क पर कम होते हैं। तो हम इस तरह से ट्रेनिंग के ज़रिए और जिसमें आप लोगों की भी सपोर्ट रहती है कि मीडिया के थ्रू भी हम इस पैगाम को पहुंचाते हैं। हमारा मेन मौक़िफ़ होता है कि हम कैंप तो कर रहे हैं, साथ लोगों को तो अभी कहीं कैंप्स हैं आप लोगों के? जैसे डॉक्टर हिरा ने किया कि अभी हम आगाज़ इसका करने वाले हैं, क्योंकि जैसे अभी आई है गुज़श्ता साल भी किए, सिंध में भी किए और तीन तलवार पे भी किए, तो अपने लेवल पर ट्रेनिंग का भी हम आगाज़ करने लगे हैं और ये कैंपिंग का भी। अच्छा, लास्ट ईयर जब आपने ये कैंप्स लगाए थे तो ये कैंप किस तरह काम करते हैं, किस तरह लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, ज़रा थोड़ा सा बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हमारे तीन तलवार पे जो कैंप लगा था उसका अगर मैं बताऊँ तो जहाँ पर जनरल पब्लिक, ट्रैफिक पुलिस, वो लोग जो बाहर मजदूर धूप में हैं वो आकर उसमें हमारे मेडिकल डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं, तिबी इमदाद देते हैं उनको। अगर हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन से कोई पेशेंट आता है हमारे पास, उनको रेफ़र करते हैं अगर एडवांस केयर की ज़रूरत होती है। और इसके साथ हमारे रज़ाकार जो होते हैं उनको पानी, ठंडे मशरूबात और एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये कैसे कॉन्सेप्ट कैसे आया और किस तरह से आप लोगों ने ये जो आपका इदारा है इसने किस तरह से सोचा कि भाई ये इनिशिएटिव लिया जाए और कितनी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली? जी मैं इस पर कहना चाहूँगा कि हिलाल अहमर आपको पता है कि ऑलरेडी इस चीज़ पे काम करता है, डिज़ास्टर पे काम करता है, ट्रेनिंग पे काम करता है। तो ऐसी सूरत में लेकिन इस पॉइंट पे सोचना, इस लेवल पर आकर लोगों के लिए सोचना, तो ये थॉट जनरेट करना, फिर उसके बाद लोगों की एप्रिसिएशन मिलना कि नहीं भाई आप वाकई खिदमत करें इंसानियत की, तो वो मैंने आपसे पूछा ना कि थोड़ा सा इन जनरल बताएं। ऐसा ही है कि जब आप ऐसा काम कर रहे होते तो लोगों की आपसे तवक्कात ऑलरेडी बढ़ जाती हैं। तो फिर आपको नज़र रखनी होती है माहौलियाती तब्दीलियों पर। हम क्लाइमेट चेंज पे भी काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे काम चल रहा है, डिज़ास्टर पे। तो जैसे हीट वेव आती है या कोई ऐसे माहौलियाती तब्दीली आती है तो उससे मुतालिक हम आगाही भी शुरू करते हैं और ये कैंप भी। अब ये कैंप में बहुत सारे हमारे लास्ट ईयर जो केसेस आए तो लोग रोड पे बेहोश हो जाते हैं या गिर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जब उनको बर वक्त फर्स्ट एड मिलती है और वो सही होने के बाद एप्रिसिएशन दुआ देते हैं, इससे बड़ी मेरे ख्याल से कोई और चीज़ नहीं है। उनके घर वालों से उनको लिंक करना बर वक्त, तो और मेरे ख्याल से जिसने इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि कुरान में इरशाद है जिसने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई, बेशक उसने पूरे, और यही हमारी मोटिवेशन है, यही मोटिवेशन है। अच्छा हिरा, आप बताएं कि आप किस तरीके से काम करती हैं ओवरऑल, क्या आप लोगों को मैनेज करना पड़ता है, बुक को SOPs दी होती हैं, किस तरीके से करना है, गो थ्रू करना है चीज़ों को? देखिए, हेल्थ में हम प्राइमरी हेल्थ केयर में काम कर रहे होते हैं, बुनियादी सेहत की सहूलियत फराहम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर, क्योंकि वी आर ऑक्सिलरी टू गवर्नमेंट। तो जहाँ पे गैप्स होते हैं वहाँ फिल इन करते हैं। तो हम ज़्यादातर आउटरीच मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे फ्लड रिस्पांस में हमने 11 डिस्ट्रिक्ट्स में मोबाइल हेल्थ कैंप्स लगाए थे जिन्होंने विलेज टू विलेज सर्विसेज प्रोवाइड की थी। तो इसी तरह जब हीट वेव की बात आती है तो इसमें आपकी जो गर्मी की शिद्दत की वजह से आपकी बॉडी पे असरात आते हैं, आपके सेहत पर असरात आते हैं, जिसके अंदर हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जो है दो सीरियस मेडिकल कंडीशंस हैं। तो जब भी हम कैंप लगाते हैं तो इसमें जो लोग आते हैं उनको बुनियादी सेहत की सहूलियात फराहम करते हैं, और क्योंकि हम बेसिक हेल्थ केयर पे काम करते हैं तो जिनको एडवांस केयर की ज़रूरत होती है उनको हम सेकेंडरी हॉस्पिटल्स में रेफ़र करते हैं। और जो आपने पहले सवाल पूछा, तो हम क्लाइमेट चेंज हमारा एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज़ मोस्ट अफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज। और इसी माहौलियाती तब्दीली की वजह से हम देख रहे हैं ये हीट स्पेल्स, जो कि हमें नहीं लग रहा था कि इतने जल्दी हम अप्रैल में हमें इतना शदीद जो है ना किस्म की हीट वेव आएगी। तो इस वजह से हमारा काम है कि हम बचाओ प्रिवेंशन पे काम करें और लोगों को आगाही दें, तो इस पे हम अपना काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि लोगों की जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो आपको क्या कहते हैं, किस तरह लोग बाकी लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्या ऐसा है जो लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव है? और क्योंकि ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हीट वेव के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये बताएं ज़रा। बहुत अच्छा आपका सवाल है। हमारी मोटिवेशन मैंने आपका कहा कि यही एक जो फीड है और खुदा की रज़ा के लिए करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे साथ जैसे मीडिया आप किरदार अदा कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, तमाम इदारे अपने अपने लेवल पे कम से कम ऑर्गेनाइजेशंस में भी आगाही फराहम कर रहे हैं। किसी भी जगह पे इमरजेंसी की सूरत में जो एक आम शख्स जो आगाह होता है, हमारा वो बड़ा सपोर्टर होता है। हमारे सबसे ज़्यादा तादाद वॉलंटियर्स की है, रेड क्रॉस की, वो हमारा साथ दे रहे होते हैं। तो जब
आम पब्लिक को ये चीज़ पता होती है कि ऐसी सूरत में करना क्या है, तो आपको पता है हेल्थ सेटअप पे बर्डन नहीं पड़ता। अब हम एक छोटी सी चीज़ के लिए एम्बुलेंस को कॉल करें, हमारी एम्बुलेंस की तादाद कितनी है। सही। तो जब आप कॉल करते हैं छोटी चीज़ के लिए, तो कोई ऐसा भी होगा जिसको उस वक्त एम्बुलेंस नहीं मिल रही होगी। तो हमारा ये है कि एक आम शख्स को इसकी आगाही हो कि हम हर वक्त एम्बुलेंस को इंगेज ना करें, हम अपनी एहतियात करके हॉस्पिटल पे बर्डन कम करें, हेल्थ सेटअप पे बर्डन कम करें। सही, बिल्कुल बहुत ठीक बात की आपने कि ऑब्वियसली हर शख्स जो है उसको ये होता है कि भाई एम्बुलेंस या इमरजेंसी की सूरत में जो है फ़ौरन से जो है वो गो थ्रू किया जाए चीज़ों को, और जहाँ भी आप हम सब कहीं भी हेल्प के लिए अगर बात कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते तो ये चीज़ें जहन में होती है कि जी हमें फ़ौरन इंस्टेंट जो है वो हेल्प मिलेगी। बट लोगों को भी समझना चाहिए, और जिस तरीके से आपने बताया कि आप एक एम्बुलेंस आपके पास जी एम्बुलेंस हमारे पास हैं और फुल जो हैं वो इक्विपमेंट के साथ हैं। सही। आपको पता ना एम्बुलेंस तो इज नेम ऑफ क्राइटेरिया, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस हमारे पास मौजूद है। चले जी, वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस जो है इनके पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आप हमारे शो पर आए, डॉक्टर हिरा हमारे शो पर आई। तो जनाब शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर स्टोरीज पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब बात करेंगे कि आपके जो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उनमें एक इशू ये भी होता है कि भाई आईलैशेस जो हैं कुछ लोगों की नहीं होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरी आईलैशेस कम है, कुछ लोगों को जो है वो आईब्रो का मसला होता है। तो हमने कहा आज ये ढेर सारे मसले जो है हल करने के लिए, इनफैक्ट कुछ लोगों को ये इशू होती है कि उनके सर पे जो है वो बाल कम है या बाल थिन है, उसके लिए वो सारा कुछ क्या करें। तो इस पर बात करने के लिए हमने आमना यातलक को यहाँ पर बुलाया है, जो कि ब्रो बार से इनका ताल्लुक है और बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो इनका सलून है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम ओके, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज जनाब मौसम जो है वो गर्मियों का है, और गर्मियों के मौसम में ना लोगों को ज़्यादा इस बात की परवाह होती है कि हम अपनी ब्यूटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे हम अपनी चीज़ों, क्योंकि देखिए सर्दी का मौसम तो ऐसा होता है कि हर इंसान अपनी केयर खुद घर में भी कर सकता है, लेकिन गर्मियों में सबसे ज़्यादा हेयर कट्स हैं, या फिर लोगों को सबसे ज़्यादा ये इशू होता है कि अगर कोई समर पे कोई इवेंट है या कोई शादियाँ हैं तो बट डेफिनेटली अपनी आईलैशेस को भी मेंटेन किया जाए, आईब्रोज पे भी काम किया जाए, अपने लुक्स पे भी काम किया जाए। ये जो आप सेमी परमानेंट आईलैशेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो आप काम करती हैं या जिस तरीके से आप लोगों को ये ट्रीटमेंट देती हैं, मुझे ये बताएं कि इसमें मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमने जाके आईलैशेस करवाई और उसके बाद जो है वो आईलैशेस गिर गई, 2 गिर गई एक एक करके, बल्कि मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने लाइन से जो है ना वो करवाया था ये ट्रीटमेंट, और वो एक एक 2 हफ्ते बाद आके ये कंप्लेन करते थे हमारी 2 लैशेस गिर गई, हमारी 1 लैश गिर गई, तो ये काफ़ी गिर गई। हाँ, अच्छा, इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें होती है। नंबर 1, यू हैव टू नो हु इज़ योर लैश आर्टिस्ट, उसकी सर्टिफिकेशन क्या है। सही। अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के लैश आर्टिस्ट बन जाते हैं। सही। एंड दे थिंक कि हमने यूट्यूब पे देख लिया, बस ये तो यूँ करना है, ऐसे करना है, सो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू डू। बट देखें आई लैशेस हमारी जो हैं उनका हेयर जो होता है वो बहुत फाइन होता है। सही। अब आपका लैश आर्टिस्ट क्या मटेरियल उसके ऊपर लगा रहा है, सिंथेटिक लगा रहे हैं, फॉक्स ह्यूमन हेयर, फॉक्स मिंक लगा रहे हैं। सही। बिकॉज 1 आई लैश is less than 1 gram as well। अब उस पे आप वेट ज्यादा लगा देंगी, जो सिंथेटिक लैश है अगर उसका वेट हैवी है आपकी नेचुरल लैश से तो परमानेंटली आपका लैश मसल डैमेज हो सकता है। नंबर 2, हमारा लैश साइकिल होता है 90 डेज का। जैसे ह्यूमन बॉडी पे कोई भी कहीं भी बाल है वो आप जब से पैदा हुए हैं एंड तक नहीं जाएगा, ठीक है, वो फॉल ऑफ होगा, इट्स नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो आईलैश में हमारे जो साइकिल होता है इट्स अ 90 डेज साइकिल। तो 90 डेज में आपकी जो नेचुरल आईलैश है ना उसने गिरना ही है, क्योंकि वो अपने साइकिल की मैक्सिमम ग्रोथ तक पहुंच चुकी है। सही। और अब वहां पर एक न्यू बेबी हेयर आएगा। तो कई दफा लोग अपने नेचुरल आईलैश साइकिल में 90th डे तक जब पहुंच जाते हैं उससे पहले लैश एक्सटेंशन करा लेते हैं, तो वो समझते हैं अच्छा अब हमारी लैशेस गिर गई हैं। सही। नंबर 3 ये है कि एक अगर आप हेयर एक्सटेंशन लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप हेयर एक्सटेंशन उतारती हैं तो आपको अपने बाल कम लगते हैं और पता है बहुत अजीब लगता है और दिल भी नहीं करता अपने खुद के बाल देख के ना दिल करता है ये क्या भैया। खैर, लेकिन मैं तो नहीं यूज करती इतनी एक्सटेंशंस, ये मैं उन लोगों के बारे में बता रही हूँ जिनको वाकई प्रॉब्लम है। लेकिन इनफैक्ट अगर मैं किसी की ऐसे लगा के भी देख लूँ ना उसके बाद वो एक्सटेंशन उतारूँ तो मुझे लगता है नहीं भाई मेरे बाल नहीं है, शायद मेरे बाल कम है, ये होता है। इसी तरह जब हम लैश एक्सटेंशंस करते हैं तो देखिए हम इतनी लैशेस उसके ऊपर लगा चुके हैं, तो जब वो उतरती हैं तो हमें लगता है कि हम
गंजे हो चुके हैं आंखों से, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, फिर ग्लू पे आ जाते हैं। मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्लू कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, सेंसिटिव आइज के लिए यूज़ कर रहे हैं, या आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, या आप क्विक रिटेंशन वाली यूज़ कर रहे हैं। तो वो मटेरियल बहुत मैटर करता है। जो चीप ग्लू चाइना से लोग कहीं से भी मंगवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर सच प्रोसीजर्स। तो इससे आप लॉन्ग टर्म डैमेज कर लेते हो। कुछ पैसे बचाने के लिए लोग चले जाते हैं इधर उधर, बट दे शुड नॉट गो, दे शुड लुक फॉर अ वेरी सर्टिफाइड आर्टिस्ट हु इज द बेस्ट इन देयर फील्ड। सही। अच्छा, आमना के साथ जो हैं वो उनके कुछ मॉडल भी हैं। हाँ। और मैं चाहूंगी कि आप जो है वो हमें कोई भी व्हाट डू यू वांट टू डू, आप अच्छा, शुड आई गो देयर? हाँ बिल्कुल, यस यस यस। आप अच्छा, आईलैश एक्सटेंशंस में भी ना एवरीबडी कैन नॉट हैव द सेम सेट, राइट, क्योंकि हर एक आईज होती हैं, दे आर डिफरेंट, शेप इज डिफरेंट। तो कुछ लोगों की अगर ड्रूपी आई लैशेज हैं और यहाँ से आई ड्रूप कर रही है, तो उनके लिए एक और सेट होता है जहाँ से हम उनके कॉर्नर्स को लिफ्ट कर देते हैं। ओके, राइट। किसी की आमंड शेप की है तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट शेप्स टू गो फॉर। और किसी की अगर मतलब डिफरेंट आईज शेप होती है, राउंड है या फिर कट्स वाली आंखें हैं जिसको कह सकते हैं। हाँ, जो राउंड आईज होती हैं, क्योंकि उनमें इतनी शेप नहीं होती, तो हम दरमियान से उन आई लैशेस को लंबा रखते हैं ताकि एक हम शेप क्रिएट कर सकें। सो अभी इनकी जो आईज हैं ये आमंड और राउंड के बीच में है। सही। सो वील क्रिएट अ कैट आई लैश एक्सटेंशन, सही, जो कि शुरू से छोटी होंगी और फिर लैशेस होंगी। अच्छा, मतलब यहाँ से जब वो लैशेस लग रही होंगी तो यहाँ से वो हल्की हल्की होंगी, फिर यहाँ से आके वो बड़ी बड़ी रहेंगी। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके जी। सो वील परफॉर्म ऑन वन आई बिकॉज वी आर आल्सो शॉर्ट ऑन टाइम, सो द ऑडियंस कैन सी के कितना फर्क आ जाता है, कितना फर्क आ जाता है। बिल्कुल, आप स्टार्ट करें फिर, ताकि फर्स्ट वी हैव टू क्लेंस प्रॉपर्ली। सही, अच्छे से हम क्लेंस करेंगे with a lash shampoo. This is not a normal shampoo. This is a lash shampoo. सही जी। लैश शैम्पू जो है सबसे पहले उन्होंने ये किया कि वो अच्छे से उसको जो है वो क्लीन करेंगी और आइज़ के ऊपर उन्होंने जो है वो लैश शैम्पू लगाया हुआ है। हाँ, तो अब उसके बाद स्टार्टिंग ऑलमोस्ट, हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर दिया इन्होंने अभी लैश शैम्पू से जो है वो हो रहा है ये। अच्छा, उसके बाद फिर हम ना अगला प्रोसीजर फिर वही लैश को इंडिविजुअली लगाने का। अच्छा, ये तो बड़ा वैसा, मतलब मुझे तो बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस लग रहा है इस सेंस में कि एक एक लैश को जो है वो इंटैक्ट करना होगा, है ना, इंडिविजुअली लगाना होता है। सही। तो अच्छा, ये आईलिड है यहाँ पे, तो आईज के हवाले से उसका वेट चेक करना कि भाई ये लैश इसको बर्दाश्त कर सकती है, यहाँ पे नहीं कर सकती, या मसल हम देखते हैं थिकनेस ऑफ द हेयर देखते हैं। कई लोगों के थिक आई लैशेज होते हैं, कई लोगों के फाइन होते हैं, कई लोगों के नॉर्मल होते हैं। हाँ, और इसमें ये भी शायद आपने कभी देखा हो कि कुछ लोग जब आई लैश एक्सटेंशन करवा के आते हैं तो उनकी आंखें ऐसे बंद रहती हैं। हाँ, मतलब वो लगता है कि हैवी या शायद ज्यादा हैवी लगा देते हैं। बिकॉज आपकी जो नेचुरल लैश है ना, उससे मैक्सिमम आपने 2 mm की लेंथ पे जाना होता है। ओके, सिर्फ 2 mm की लेंथ पे। तो कुछ लोगों की वो ऐसे बहुत लंबी चल बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, ये जब आप वॉश कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो वैसे ड्यूरेबिलिटी क्या है? मतलब देखिए, 3rd वीक में आपको रीफिल्स करवा लेने चाहिए। अच्छा, जहाँ से आपकी लैशेस में गैप आ गए हैं, अगर आपने यू वेरी सोशल एंड यू वांट टू मेंटेन इट, तो आप 3 वीक्स में लैश रीफिल करवाएं। नंबर 2, जब मैं खुद करवाती हूँ, सो आई मेक श्योर कि मैं अपने फेस पे बहुत ज़्यादा वाटर स्प्लैश नहीं कर रही, या मैं अपनी आईज को बहुत आराम से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि आप इतनी मेहनत अगर आपने कोई ट्रीटमेंट कराई ली है तो बिल्कुल ठीक बात है, तो ऑब्वियसली केयर कर लें। तो मेरी तो आराम से 2 months सही लैशेस हो जाती हैं, सही लास्ट कर जाती हैं। सही। उसके अलावा आईब्रोज में माइक्रो ब्लीडिंग आ गई है, वो भी एक सेमी परमानेंट प्रोसीजर है। जैसे रोज फिल कर के आप लोग थक जाते होंगे कि अब एक आईब्रो बना है, एक ठीक से नहीं बना। एंड ऑल्सो आई फील के द कस्टमर दीज डेज दे वांट समथिंग मोर सेमी परमानेंट rather than जैसे मेकअप हो जाता है एक दफ़ा किया, पर आपको हो रहा होता है पसीना आएगा तो मेरी आईब्रो तो नहीं खराब हो गई, या मैंने हाथ तो नहीं लगा दिया वहाँ पर। सो दिस इज़ वेयर माइक्रो ब्लीडिंग कम्स इन। सो माइक्रो ब्लीडिंग इज ऑल्सो अ सेमी परमानेंट प्रोसीजर वेयर वी क्रिएट illusions of hair.
तो वो हेयर नहीं होता, इट इज़ एन इल्यूजन ऑफ हेयर दैट इज क्रिएटेड थ्रू हैंड हेल्ड टूल एंड पिगमेंट्स। अच्छा। और वो इतना नेचुरल होता है कि आपकी अगर इवनिंग में कोई फंक्शन है, आपका लंच है, यू कैन इजीली गो, देयर इज नो पेन एज वेल। अच्छा, स्वेलिंग वगैरह भी नहीं नहीं होती। होती। बड़ी बात करते कि नहीं बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है और हम कैसे जाएंगे और कैसे कराएंगे, वो लगता है दर्द तो देखिए सबको लगता है। हाँ, असल में जब आप पहले कोई प्रोसीजर करवाने जा रहे होते हैं ना, फर्स्ट यू मस्ट लुक यूट्यूब ना, कि मैं पहले देख के चले जाऊँ कि ये वाला क्या प्रोसीजर है। इनफैक्ट आमना लोग इतने ज़्यादा इस बारे में कहना चाहिए कि पैशनेट हैं लड़कियाँ, कि वो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर एक जगह से नहीं, हज़ारों जगह से वो उसको गूगल भी करके आते हैं, उसको पढ़ के भी आते हैं। इनफैक्ट आपसे भी कई सवाल करते होंगे और आप प्रोसीजर से पहले आप कहती होंगी भाई अब मैं आई एम डन विद दिस। नहीं, मुझे एक्चुअली बड़ा अच्छा लगता है व्हेन माय क्लाइंट इज वेल इन्फॉर्म्ड। अच्छा, मुझे उससे कंसल्टेशन करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक दफ़ा क्या हुआ कि एक मेरी क्लाइंट आई, उन्होंने लिटरली अपने आईब्रोज शेव कर दिए बिफोर द प्रोसीजर, बिकॉज शी हैड गूगल्ड इट कि इससे पहले आप शेव कर लें, आप उससे पहले शेव नहीं करते। ओह माय गॉड। तो इसलिए जो डॉक्टर गूगल है उस पे ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए। इट्स बेटर टू गो टू द आर्टिस्ट और उनसे आप अपने सवाल कर ले, क्योंकि मैं तो डेली एक चीज़ कर रही हूँ। सो इट्स बेटर कि आप जो 15 मिनट का हम स्लॉट देते हैं उसमें बात कर लें। चलिए जी भाई, इट्स बेटर कि आप गूगल करते हैं, बट एक्चुअल में आपको कुछ ऐसा घर पे सेल्फली करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अपनी आईब्रोज जो हैं वही पूरी रिमूव कर दी और आप उसके बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि मैंने यूट्यूब पे देखा था कि पहले जो है वो आईब्रोज उठानी है, फिर उसके बाद प्रोसीजर के लिए जाना है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब आमना हमारे साथ हैं और अभी प्रोसीजर जो है वो चल रहा है और थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे आमना का मैजिक, कि आमना का जो मैजिक है वो क्या होता है। अच्छा, और कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं रिलेटेड टू आई लैशेज़ के या फिर हेयर के, लोग जो है वो मज़ीद न्यू प्रोसीजर्स पर जा सकते हैं और मज़ीद बेहतरी आ सकती है? अच्छा, 2019 में आई इंट्रोड्यूस लैश लिफ्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, लैश लिफ्ट उन लोगों के लिए है जो आई लैश एक्सटेंशन से थोड़ा घबराते हैं या मेंटेन नहीं कर पाते, या उनको डर लगता है कि उनकी अपनी आई लैशेस ना गिर जाएं। सो लैश लिफ्ट कम्स इन, और वो एक प्रोसीजर है जहां आपकी अपनी लैशेस पर्म हो जाती हैं और वो लुक ऐसी देता है कि जैसे आपने एक ट्रांसपेरेंट मस्कारा लगाया। सो वो उन लोगों के लिए है जो लो मेंटेनेंस हैं, जिनको बार बार मस्कारा नहीं लगाना और लैश जब पर्म होती है तो आपकी आईज ऑल्सो दे लुक बिगर, राइट। सो वो बड़ी मतलब लगता है डिफरेंस फील होता है, डिफरेंस बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। सही। और ये 4 to 6 वीक्स लास्ट करती हैं। हेयर फॉर हेयर, जैसे अभी गर्मियां हैं तो देयर इज अ न्यू ट्रीटमेंट कॉल्ड नैनोप्लास्टिया। ओके, इट्स बेटर देन केराटिन। एक्सटेंसो तो जैसे आउट ऑफ डेट हो चुका है ना, वो तो वर्जिन हेयर के लिए होता है, अब हार्डली किसी का वर्जिन हेयर है। सो केराटिन से भी अगर आपके हेयर डाइड हैं तो मैंने काफ़ी दफ़ा नोटिस किया कि बाल थोड़े ऑरेंज या येलो हो जाते हैं, क्योंकि वो लिफ्ट कर देता है ना कलर को, केमिकल को लिफ्ट भी कर देता है। तो उसके बाद क्लाइंट्स दोबारा बेचारे अपने कलर के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। सो वो इट्स अ वॉर बिटवीन केराटिन कीपिंग देम स्ट्रेट एंड अगेन dyeing them, so it's a lot of chemical that's going onto your hair. So there's a new treatment called nanoplastia, which is perfect for Karachi's heat. ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, आपके बाल हट जाते हैं, फूल जाते हैं, ब्लो ड्रायर नहीं रहता। ये होता है ना कि अगर ब्लो ड्रायर कर भी लिया और हेयर्स जो हैं वो फ्रीजी हो रहे हैं या उनके अंदर उतनी कहना चाहिए कि वो चमक नहीं है, जान नहीं है, उसके बाद भी ना कितना भी आप उसको उसके अंदर आप जो है वो स्ट्रेटनर कर लें, उसको आप कितना भी स्प्रे से एडजस्ट कर लें, का आप कर लें, वो नहीं, वो खत्म होता। तो ये उसके लिए बेस्ट है। नैनोप्लास्टिया तो बहुत अच्छा है, ये लास्ट भी करता है 7 to 8 months लास्ट करता है, आपके बालों में वॉल्यूम भी रहने देता है। आप ब्लो ड्रायर करवा के आए, छोटे छोटे बेबी हेयर्स जो है ना वो नजर आ रहे होते हैं, वो कुछ भी कर लें आप, वो नहीं जा रहे होते, उसके लिए वो तो देखिए एक बेबी हेयर तो ग्रोथ है ना, उसको वो तो थोड़े से हो जाएंगे, एनहेंसिव दिखते हैं वो तो दिखेंगे, लेकिन वो इस ट्रीटमेंट से उसमें भी थोड़ा सा वो डेफिनेटली काम डाउन तो कर देगा, बट जब भी आप हीट लगाएंगे, आप ब्लो ड्राई करेंगे तो ब्रश से ऑटोमेटिकली वो चीज अपवर्ड चली जाएगी, बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल टू कम डाउन एज वेल। तो ये चीजें, और आप देखें आजकल का जो दौर भी आ चुका है, वो उसमें हम लोग क्या क्या नहीं लगाते अपने बालों पे, हम बड़ी मेहनत करते हैं अपने ऊपर, पता नहीं कौन कौन सी मेहनत के अलावा जो भी
अप्लाई कर रहे होते हैं, फिर जाके जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे भी कंसर्न कर रहे होते हैं, मेडिसिन अलग खा रहे होते हैं, ड्रिप्स भी लग रही होती है। भाई देयर आर मेनी थिंग्स, पीपल आर डूइंग मेनी थिंग्स फॉर देयरसेल्व्स, हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो क्योंकि हम डैमेज भी उतना ही कर रहे हैं ना बालों को, एट द सेम टाइम हम स्ट्रेटन कर रहे हैं, हम लोग ब्लो ड्राई कर रहे हैं, और हम लोग डाई कर रहे हैं, केमिकल लगवा रहे हैं, तो उसको सब कुछ मेंटेन करने के लिए आपको इक्वली उसको हेल्दी भी रखना है। तो आई फील कि सिर्फ एक चीज़ नैनोप्लास्टिया करवा लिया, केराटिन करवा लिया, और उसके बाद एक्सपेक्ट किया कि अच्छा आई एम गुड फॉर दिस लॉन्ग, बट यू शुड ऑल्सो इंश्योर कि आपका पानी कौन सा है। जैसे कराची में हमारा थोड़ा है प्रॉब्लम पानी का, तो हार्ड वाटर है, यहाँ पर आप फिल्टर लगा लें अपने शावर में। बहुत सारे लोगों के यहाँ तो पानी नहीं आता, तो वो ये कहते हैं कि जी बोरिंग का जो पानी है वो भी नमकीन आ रहा है, मतलब वो भी बालों के लिए जो है ना वो इतना ठीक नहीं है। तो ये बड़ा मसला है कि आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसका भी बड़ा मसला है कि वो उसके अंदर भी कितना वो हेल्दी है या नहीं है। अच्छा, अभी जिस तरीके से आपने बताया डिटेल में इससे पहले कि आप ये जो सेमी परमानेंट लैशेस हैं इसका प्रोसीजर कर रही हैं, ये कितनी देर का प्रोसीजर होता है अगर कोई क्लाइंट आया आपके पास? मतलब एक सेट बनाने में 45 मिनट्स 45 मिनट्स लग जाते हैं फॉर बोथ आईज। यस, फॉर बोथ आईज, क्योंकि ये एक लैश पे इंडिविजुअल एक और लैश एक्सटेंशन लग रही होती है। सो उसको मतलब इंट्रिकेटली हमें देख के करना पड़ता है। अपनी एक्सटेंशन जो होती है वो यहाँ होती है और उसके बीच में जहाँ स्पेस होती है वहाँ पर आप लोग फिर नहीं, हम स्किन के ऊपर लैश नहीं लगाते, आपकी अपनी लैश के ऊपर हम लैश को ग्लू के थ्रू स्टिक कर देते हैं। सही। अच्छा, वैसे सुनने में तो ये जो है ना जिस तरह से उनका 45 मिनट्स लगते हैं, बट यू नो इट्स अमेजिंग वर्क। ये बड़ा कहना चाहिए ना क्रिएटिव काम है। आप जब अपनी पलकें देखते हो तो कितनी सारी पलकें समझ नहीं आती कि आप अपनी एक पलक जो है उसको नहीं पकड़ सकते, बट ये लोग उसके ऊपर जो है वो दूसरी लैश लगाते हैं जो कि सेमी परमानेंट होती हैं, और मेरे ख्याल में 3 या 4 हफ्ते तक बिल्कुल इसका टाइम होता है। मैं तो अपना लास्ट करवा देती हूँ 2 मंथ्स तक। अच्छा, 2 मंथ्स तक। सही। और जनरली लोगों का 6 to 7 वीक्स चल जाता है। तो ये जो सेमी परमानेंट लैशेस हैं, ये जब आपने इसका प्रोसीजर करवा लिया तो क्या एहतियात करनी पड़ती है? कि बहुत सारे लोग अब एहतियात ही नहीं करते, तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा जल्दी उनको प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों को आईज रब करने की थोड़ी आदत होती है, तो वो तो बिल्कुल मैं तो मस्कारा भी, यकीन करें आमना, मैं मस्कारा भी इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ हो रहा है, मेरी आंखों में कुछ हो रहा है। मुझे ज़्यादा कहती है मस्कारा तो लगा ले, आईज नहीं, मुझसे मस्कारा नहीं लगेगा। हाँ, तो फिर डेफिनेटली आपकी सेंसिटिव आईज हैं, तो आपके जैसे और भी बहुत लोग होंगे जिनको मलने की बहुत आदत है, तो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मलने से आप अपनी नेचुरल लैश को भी गिरा देंगे, क्योंकि आप इतनी जोर जोर से उसको मलेंगे। फिर सेकेंडली वही जो मैं कह रही थी कि वॉश आप बहुत केयरफुली कर लें, और वी ऑल्सो गिव अ लिटिल आई लैश एक्सटेंशन ब्रश। अच्छा, तो उससे आप ब्रश करके अपने आई लैशेस को ज़रा प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस है, ऐसा इतना सब कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना होता। क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं ये कितना एक्सपेंसिव जो है ना वो प्रोसीजर है, या पता नहीं क्या कुछ है, वाकई इतना एक्सपेंसिव होता है या Should I give out the prices? हाँ, yeah, sure, why not? बिल्कुल। देखिए, मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी ये कोई चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, तो हम सबको इंपोर्ट करना पड़ता है। सही। अब जो कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, उस पर कितने कस्टम्स लग गए हैं, कितनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, वो ओरिजिनली किस प्राइस पे है, तो उसके हिसाब से। और फिर ये एक इंट्रिकेट प्रोसीजर भी है, टू बी ऑनेस्ट, इस पर टाइम लगता है। तो ब्रो बार पे तो स्टार्ट होता है 12,000 से। सही। और पर उसके बाद अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं, आप हॉलिडे पे जा रहे हैं, आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं, आपको लिटरली सिर्फ शायद ब्लश ऑन और लिपस्टिक लगानी हो, क्योंकि आपकी आईज इतनी ऑलरेडी बनी होती हैं कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा तो बहुत लगता है, एंड आई फील यू स्पेंडिंग इट ऑन योरसेल्फ। हाँ, बिल्कुल, आप अपने ऊपर, हाँ बिल्कुल, आप यही कर रहे होते हैं ना कि वो आप जो जितना भी खर्च कर रहे होते हैं वो अपने ऊपर ही कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि कोई अब जैसे किसी ने ये सेमी परमानेंट लैशेस जो हैं वो लगवा ली, अब क्या वो इन पे मस्कारा लगाए जरूरत तो नहीं होती? नहीं, जरूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से भी कर रहे होते कि नहीं मोर एनहांस कुछ ज्यादा जो है ना वो नजर आ जाए, उससे खराब हो जाती हैं, उससे खराब होंगी, क्योंकि मस्कारा आपको उतारने में थोड़ा आपको रब करना होगा, तो आप अपनी लैशेस को तो इट्स अ गुड थिंग कि आप जब आप कहीं जा भी रहे हैं, मतलब कहीं ट्रैवलिंग पर हैं या किसी इवेंट पर हैं आप 5-6 दिन के या 10-15 दिन के, तो ये बड़ी अच्छा जो है ना वो प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें ये कि आपका मस्कारे का भी टेंशन नहीं है कि वो फैल जाएगा या वाटरप्रूफ है या व्हाटएवर, तो आप एक
टेंशन फ्री रहते हैं और फिर ये आप लगवा लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि लोग आते हैं तो आपको लोग जब पूछते हैं कि भाई मुझे ये करवाना है लैशेस का काम, सेमी परमानेंट लाइए, या मुझे हेयर्स के लिए जो है ना वो कुछ बता दें, क्या सजेस्ट करती हैं आप स्पेशली हेयर्स के लिए कि लोगों को कौन सा प्रोसीजर लेना चाहिए नॉर्मली कि उनके बाल हेल्दी लगें, उनके बाल जो है शाइनी लगें? हाँ। और उनका ये जो क्राउन एरिया होता है ना, लोगों का सबसे ज़्यादा ये इशू होता है कि क्राउन एरिया जो है ना वो बहुत एम्प्टी ना लगे, वहाँ पे ये पे बहुत थिन ना लगे, इसके क्या हमारे पास एक ट्रीटमेंट होता है स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, एंड as much as I know, I'm the only person in Pakistan doing it. अच्छा, उसमें हम क्या क्रिएट करते हैं, वी क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ हेयर फॉलिकल। तो वो जो एरिया जहाँ थिनिंग है, अब थिनिंग क्यों नज़र आ रही है ज़्यादा, क्योंकि आपकी स्कैल्प का कलर नज़र आ रहा है, यानी आपका स्किन कलर नज़र आ रहा है। तो जब हम उस स्किन को कवर कर देते हैं थ्रू ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट व्हाइल मेकिंग वेरी टाइनी डॉट्स जो नेचुरल लगते हैं, ऐसे लगता है कि यहाँ अभी बाल आने वाला है, बट वो कवर हो जाता है। आई विश आई कुड शो सम पिक्चर्स टू आवर ऑडियंस। तो बहुत सारे ग्रूम्स आते हैं जिनका दरमियान से पैच नहीं होता। बहुत सारी औरतें आती हैं। क्या करते हैं कि वो पिगमेंट से डॉट डॉट से कुछ बना देते हैं वहाँ पे? थ्रू अ मशीन हम डॉटिंग कर देते हैं, जैसे टॉपिक शायद लोगों को बिल्कुल टॉपिक टॉपिक होता है, तो उससे लोगों को उस दिन के लिए तो उनके लिए ठीक हो जाता है फॉर एन इवेंट, बट दिस विल लास्ट यू 3 to 5 years। आप हेयर वॉश करें, आप कुछ भी करें, किसी भी इवेंट पे जाएं तो आपका वो एरिया कवर्ड रहता है। उसके अलावा हम लोग PRP भी करते हैं। एक्सोसोम्स आर वेरी इन दीस डेज, वो बहुत लोग कराते हैं आजकल। तो डिफरेंट जब से लोगों को पता चला एक एक्ट्रेस ने करवाया, उसके बाद से उसके बाद से सब एक्सोसोम्स पे जा रहे हैं। पर देखें एक्सोसोम्स में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो 7000 PRP के बराबर है एक सेशन। आप खुद ही सोचें, 7000 PRP एंड 1 एक्सोसोम सेशन, सो व्हाई नॉट। सही बात। तो उससे आपका रिजल्ट भी आ रहा है, आपकी हेयर ग्रोथ हो रही है, आपकी स्किन बेटर हो रही है, फेस के लिए डिफरेंट है, तो वो भी काफ़ी लोग आते हैं, करवाते हैं, और स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। Who doesn't want to look younger? बिल्कुल, obviously. Who does not want to? सही। चले जी, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद एक्सोसोम्स जो प्रोसीजर है इसके ऊपर आमना से मजीद डिटेल में पूछेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। वेलकम बैक। तो जनाब आमना इस वक्त मौजूद हैं और उनकी जो मॉडल हैं, ऑलमोस्ट उनका जो प्रोसीजर है सेमी परमानेंट आई लैशेस का, वो मुझे लग रहा है डन हो गया है। आमना बताएं जी, प्रोसीजर जो है वो अभी कहाँ तक पहुँचा, और ऑलमोस्ट दे हैव डन इट, बट अभी जो है ये क्या थोड़ा सा इसको ड्राई करें, क्योंकि देखें जब वंस वी फिनिश आई लैश एक्सटेंशंस तो उस एयर के अराउंड फ्यूम्स होते हैं। सही। ग्लू के अच्छा, ग्लू के जो फ्यूम्स होते हैं वो आंखों में टीयर्स ला सकते हैं, तो अगर वो टीयरी हो गई अभी के अभी, तो हमारी ग्लू के साथ उनका जो इंटरेक्शन है पानी का, सेलाइन, टीयर्स आर सेलाइन, सो उससे लैश रिटेंशन खराब हो सकती है। तो जैसे ही हमारा ये देर तक फिर ये आप लोग इसको 30 seconds should be enough। सही। तो अभी if we can bring the camera closer, we can show कि एक आई में कितना डिफरेंस है, दूसरी आई में कितना डिफरेंस है। So सही। Yes, now you can take a look. Should I make a set? Yes, बिल्कुल। थोड़ा सा बैठ के आप कैमरा की तरफ बैठ के ज़रा कैमरा की तरफ देखें, और अगर आइज़ को फोकस कर सके तो प्लीज़ फोकस हर आइज़। और उसके बाद मुझे तो यहाँ से जो है वो अभी जब जैसे ही फोकस होगा तो फिर डेफिनेटली आपको नज़र आएगा कितना डिफरेंस है। वाकई में एक आँख जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपकी शायद लैशेस जो हैं वो नहीं है, और एक आई जो है वो लग रहा है जी माशाल्लाह से कि बहुत ज़बरदस्त भरी भरी सी और खूबसूरत जो है ना वो आँखें लग रही हैं। तो ये वाकई में ये बड़ा ज़बरदस्त आपने जो है वो इस वक्त ये देखिए, कोई रेडनेस नहीं हुई है, कुछ नहीं ऐसा हुआ। हाँ बिल्कुल, कोई रेडनेस नहीं है, या कोई जो है ना वो उनको इरिटेशन नहीं है। बिल्कुल। So, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो आंखें उनकी हो गई हैं। अच्छा जी, ये आप फोकस करें कि ये जो है तो ये अच्छा ये बताएं आमना कि ये कितने लोग, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो करवा रहे होते हैं ना? हाँ, क्योंकि जैसे मैं कह रही थी कि लोगों को अब एक इंस्टेंट
हाँ भैया, अगर कोई इवेंट है, कोई कहीं जाना आना है, तो ये तो टेंशन ही खत्म हो गई। आप ब्लश करें और मतलब अपना लिप ग्लॉस लगाएं और चले जाएं। टाइम ही नहीं है लोगों के पास कि वो खड़े होके पहले आईब्रोज बनाएं, फिर मस्कारा लगाएं, फिर लाइनर लगाएं। सही। सो चलिए जी, दिखाएं जरा, थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं कि भाई ये जो आईलैशेस है एक दफ़ा फिर से कि कितनी ज़बरदस्त जो है, ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें, व्हाट अ लुक। ये भाई इस आई पे जो है वो आईलैशेस लगी हुई हैं। थोड़ा सा आप अपनी आंखें बंद कीजिएगा। ये देखें जी, एक आंख पे जो है वो आईलैशेस इनकी अपनी हैं, खुद की हैं, और दूसरी तरफ जो है वो सेमी परमानेंट प्रोसीजर इनके आइज़ के ऊपर किया गया है। एंड दैट्स अमेजिंग। और बिल्कुल ठीक कह रही थी आमना आपके, वो जो यहाँ से स्टार्ट होगी ना, इस तरफ से जहाँ से आँख का बिल्कुल सॉकेट है, ये वहाँ से हल्की हल्की होंगी, और फिर यहाँ आते आते ना वो फिर थोड़ा सा बड़ी हो जाएंगी। हाँ, लेंथ उसकी बड़ी, क्योंकि डिफरेंट लेंथ्स आती हैं आईलैश एक्सटेंशन। अच्छा, और ये भी नहीं लग रही है कि ये ना फेक भी नहीं लग रही है। नहीं, बिल्कुल नेचुरल लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये इनकी अपनी जो है वो आईलैशेस हैं, और ना फेक लग रही हैं, ना ही ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जी। लेकिन अब जो दूसरी वाली इनकी आंखें, अगर वो आप देखें जो दूसरी वाली है आई, तो खुद भी हंस रही हैं वो। अगर अभी इनको शीशा दिखाते ना, खुद भी कहती वाओ, मेरी आईज के साथ क्या मैजिक हो गया। तो जनाब, ये ज़बरदस्त जो है वो काम किया है आमना ने। आमना, ये बताएं कि चलिए ये तो हो गया, मज़ीद आईज के लिए क्या प्रोसीजर्स होते हैं कि आईज को खूबसूरत बनाया जा सके? बहुत सारे लोग आते हैं, उनको जो है वो प्रॉब्लम ये होती है कि जी हम आई बैग्स जो है वो रख के थक गए हैं, लेकिन हमारे डार्क सर्कल्स नहीं जा रहे हैं, आंखों के नीचे लाइंस पड़ी हुई हैं, उसका प्रॉब्लम है। कोई होता है उसके लिए प्रोसीजर वगैरह? देखिए, कुछ ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं। पहले लोग फिलर से फिल कर रहे थे अपनी हॉलोनेस। अच्छा, आई एम टोटली अगेंस्ट फिलर्स, बिल्कुल, क्योंकि वो माइग्रेट कर जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर्स, एस्थेटिशियंस ये कहते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड से बना हुआ है, ये डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो माइग्रेट हो जाता है। अच्छा, और वो बहुत ही सालों बाद आपकी बॉडी में से निकल सकता है, इफ एट ऑल। हाँ, सो एक 2-3 नई चीज़ें आई हुई हैं। एक यंग आई के नाम से एक प्रोडक्ट आ रहा है। सही। इट्स लाइक इट्स वेरी लिक्विडी और वाटर बेस्ड है। हाँ। जिससे आपका कोलेजन रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। सही। आई के नीचे जो आपकी हॉलोनेस है वो ऑटोमेटिकली फिलअप होना शुरू हो जाती है। तो वो फिलर तो एकदम से आपको एक लुक दे देता है, बट ये अच्छा, जो लोग आई फिलर्स लगवाते हैं वो क्या मतलब कोई प्रॉब्लम आती है? मतलब उनको ज़्यादा कई दफा आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों की आंखें ऐसे छोटी हो जाती हैं, यहाँ इतना ज्यादा भर दिया जाता है। अच्छा। कि वो ऐसे हो जाते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज का मैंने नोटिस किया है। तो उनका हो जाता है। सो फिलर विल ओनली फिल while the new treatments will help reproduction of collagen. हाँ. और new treatments क्या हैं? What are these की जो fillers से? This product is called young eye. ओके, ठीक है। वो आपकी नैनो नीडल इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर डाला जाता है। सही। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर वी नीड मोर कोलेजन और वी नीड ये जो हॉलोनेस को सही फिल करने के लिए। सो वो प्रोडक्ट है। और माइक्रो नीडलिंग इज ऑल्सो वेरी गुड अराउंड दिस एरिया। अच्छा, माइक्रो नीडलिंग से भी हो जाता है, बट इट डिपेंड्स। बट माइक्रो नीडलिंग पेनफुल नहीं होती? बहुत सारे लोग आप नम कर लें, एरिया को नम कर लें अच्छे से, क्योंकि माइक्रो नीडलिंग में यू कैन कंट्रोल द नीडल कि वो कितनी डेप्थ में जा रही है। आप 0.25 से शुरू कर लें। हाँ। उससे बिल्कुल पता नहीं चलता। सही। 1 तक चीक पे आ सकता है। सही। 1 की डेप्थ पे, क्योंकि यहाँ ज्यादा फैट होता है तो फील नहीं होता। अच्छा। जहाँ भी आपकी थोड़ी बोन आ रही है यहाँ पर नोज पे, वहाँ जरा फील होता है। बट देखें, यू हैव टू गो थ्रू पेन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहते ना कि भाई आप अगर कुछ चीजें नो पेन नो गेन, तो ये वो वाली बात है कि आप लोगों ने अगर मतलब खूबसूरत रहना है तो थोड़ा सा जो है चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। बट समहाउ जब बड़ा अजीब व गरीब लगता है जब ना कोई प्रोसीजर अगर ख़राब हो जाए, या यू नो इंसान बहुत मेहनत से या बहुत खुशी से जाए किसी डॉक्टर के पास और उसके बाद वो वापस आए तो वो कहे ये क्या हुआ, तो वो बड़ा अजीब लग जाता है। कुछ चीज़ें तो मैंने भी देखी हैं। हाँ। वेयर क्लाइंट हैड कम इन, उसकी लिटरली नीचे स्किन वाज पर्पल। उसकी ऊपर की लेयर्स इतनी जल चुकी थी कि उसकी अंदर से सिर्फ आपको वेन्स नज़र आ रही थी। और वो ऑरेंज कलर का पहले करेक्टर, क्योंकि वो मेरे पास आई थी फॉर माइक्रो ब्लीडिंग एज वेल। सही। तो जब मैंने क्लीन किया देखा तो वो मतलब इट वाज क्वाइट अ नोन डॉक्टर ऑफ कराची। चले जी, ठीक है।
आमना के साथ बहुत अच्छा लगा और आमना ने जिस तरीके से अपना प्रोसीजर दिखाया दैट वाज रियली ग्रेट। बहुत शुक्रिया आमना हमारे शो पे आई। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया। आपने हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और देखना नहीं भूलना है सिटी एट 10।